हेलो ऑल, हाउ आर यू? होप तो बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीए आईपीसीसी का नवंबर 23 का इनकम टैक्स का पेपर नंबर 4A। जो पेपर हुए हैं उसमें जो 4A पेपर आया था उसका सॉल्यूशन और प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है बच्चों? सॉल्यूशन सिंपल है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है बच्चों को पूरा आंसर पता होता है, आंसर ठीक भी होता है, जब भी फुल मार्क्स नहीं आते, एक दो फाइनल पॉइंट्स के चक्कर में मार्क्स कट जाते हैं। तो वी वांट कि अगर आपको नहीं आता, मार्क्स कटे समझ आता है, बट आता हुआ क्वेश्चन है तो आपके एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। वी विल नॉट गिव इवन हाफ मार्क टू आईसीआई। तो प्रेजेंटेशन समझेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे चाहता है आईसीआई, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन ड्राफ्ट किया गया है अपना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेपर बच्चों सिंपल आया था, मोर देन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा सिंपल था। मोर इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, वो बहुत ही सिंपल आया है। वो क्वेश्चन सिंपल आने से क्या होता है, बच्चों का मोरल बूस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है ना। बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, आपको पता है। बाकी सारे क्वेश्चन भी काफी सिंपल थे, एक तो छोटे छोटे फाइनल पॉइंट्स थे, वो जब क्वेश्चन में जाएंगे जब डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो था एवरेज से ज्यादा सिंपल था। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 पीजीपी का कंप्लीट क्वेश्चन होता है, हमें टोटल इनकम निकालनी होती है और इनकम टैक्स निकालना होता है। देखते हैं इसमें क्या आया था। मिस्टर प्रमोद अ रेजिडेंट एज 55 ईयर्स, एक तो रेजिडेंट भी है और 55 ईयर्स के है, मतलब ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन नहीं है तो अगर इनकम टैक्स निकालना होगा तो नॉर्मल टैक्स रहेगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा हायर स्लैब का। इज अ रिटेल ट्रेडर, रिटेल में ट्रेड करते हैं, ही इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो देयरफॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर एवाई 23-24। ठीक है जी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में देख के नोट करने होते हैं, जो जिनका इंपैक्ट आता है आगे आंसर में, है ना। तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि इज नॉट अ सीनियर सिटीजन और उसका एडिशनल एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा बिकॉज इज नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग। चलो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है बच्चों, पे एडजस्टमेंट दे रखी है ना, वो हम सब देख लेंगे, मोटा मोटा देख रहे हैं, नो एडजस्टमेंट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग कंप्यूट द टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर प्रमोद फॉर एवर 2024। आपको दो चीजें निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है इसकी एसएससी की, मिस्टर प्रमोद की, और इनकम टैक्स पेबल निकालना है। बट तीन सिनेरियोस गिवन है। पहला सिनेरियो क्या है, इफ द बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूट एज पर नॉर्मल प्रोविजंस एंड ही ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएसी। तो अगर एसएससी 115 बीएसी मतलब न्यू एग्जाम लेता है, मतलब कंसेशनल टैक्स रेट्स है, ठीक है जी, वो, और जो बिजनेस प्रॉफिट है वो नॉन प्रोविजंस में निकाले गए हैं। नॉन प्रोविजंस कौन से होते हैं बच्चों को याद ध्यान होगा, भी हमने पढ़ा, द असेसिस इनटू रिटेल ट्रेड। तो अगर आप रिटेल ट्रेड में होते हो तो आपका ऑप्शन होता है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक, तो यू कैन गो फॉर प्रिजम्पटिव, दैट्स एन ऑप्शन दैट डिपेंड अपॉन द असेसी। तो असेसी चाहे तो प्रिजम्पटिव में चाह सकता है अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है। इस केस में टर्नओवर कितनी है देखें, 70,80,000। So this Mr. Pramod, this assessee in our case, has an option to go for the presumptive taxation। तो वो कह रहा है फर्स्ट सिनेरियो में आपने बिजनेस प्रॉफिट निकालने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, मतलब प्रिजम्पटिव ऑप नहीं करना है, 4480 का बेनिफिट नहीं देना है, एंड एज पर द सेक्शन 115 बीएससी न्यू डिजाइन में। ठीक है जी। सेकंड सिनेरियो क्या है, इट ही ऑप्ट टू कंप्यूट बिजनेस प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आ गया जी, अंडर सेक्शन 4480। तो अगर वो नॉन प्रोविजन के बदले में प्रिजम्पटिव में जाता तो क्या टैक्स लायबिलिटी आती, क्या इनकम टैक्स टोटल इनकम आती, एंड इट डजंट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, और 115 बीएससी भी ऑप्ट नहीं कर रहा, मतलब ओल्ड डिजाइन में है। द बिजनेस प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 बीएससी। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। फर्स्ट में क्या था, नॉर्मल प्रोविजन में निकालते हैं बिजनेस प्रॉफिट एंड ही ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। थर्ड में क्या है, नॉर्मल प्रोविजन में निकाल रहे हैं बट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। और सेकंड में क्या है, प्रिजम्पटिव में निकाल रहे हैं एंड इट डज नॉट ऑप्ट। ठीक है जी, सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन एक और चीज पूछ रहा है, विच ऑप्शन इज एडवांटेजेस टू मिस्टर प्रमोद, मोस्ट एडवांटेजेस ऑप्शन कौन सा है। तो आपको बड़ा सिंपल है, जिसमें भी इनकम टैक्स लायबिलिटी मिनिमम है वो मोस्ट एडवांटेजेस ऑप्शन है। ठीक है जी, आओ अब क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन पढ़े। तो ऊपर हमने पढ़ लिया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये पी&एल में चार्ज किया हुआ है, बट ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये जो बिजनेस की इनकम है नहीं, तो इसको उठा के हम एचपी में ले जाएंगे। रेंट फ्रॉम फर्नीचर, अगेन
फर्नीचर किराए पे दे रखा है, उससे इनकम आई है, तो ये पीजीपीपी की इनकम तो है नहीं, अदर सोर्स की इनकम है, इसको अदर सोर्स में ले जाएंगे। खर्चे कौन कौन से हैं? सैलरीज, रेट्स एंड टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद कुछ 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 एडजस्टमेंट दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट स्टार्ट करें, पहले पीजीपी निकाल लें। ठीक है जी, हमने सारा सारा सोल्यूशन कर रखा है, लेकिन अभी हम फिर भी दोबारा से जल्दी में करेंगे आपके साथ, है ना, आंसर निकालने के लिए। तो नेट प्रॉफिट है 10,46,000। यहाँ से स्टार्ट करें। एक बारी बच्चों एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, है ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑल द सेल्स आर बाय अकाउंट पे चेक और थ्रू बैंक ट्रांसफर। ये कह रहा है जो सेल्स है बच्चों 70,80,000 की, वो कह रहा है ये ऑल जो सारी सेल्स है ये थ्रू बैंक ट्रांसफर है, बैंक के अकाउंट में आई है, कैश में कोई सेल नहीं है। ये क्यों बता रहा है ये बच्चों? नॉन प्रोविजन में नहीं, बट आपको याद होगा सेक्शन 44 AD में 2% दो अलग अलग परसेंटेज गिवन है। अगर सेल्स कैश में होती है तो पीजीपीपी 8% होता है, अगर सेल्स बैंक में होती है तो पीजीपीपी 6% होता है। तो उसके लिए है, इस केस में सारी की सारी सेल्स बैंक में है, तो जो अगर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जब पीजीपीपी निकालोगे तो 6% ऑफ टर्नओवर आपका पीजीपीपी आ जाएगा। ठीक है जी, नॉर्मल में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन ओवरवैल्यूड बाय 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। स्टॉक में कुछ अपना एरर है, उसको रेक्टिफाई करना है, कर लेंगे। रेट्स एंड टैक्स, जो रेट्स एंड टैक्सेस हैं ये 24,000 के, इट इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 5,000 पेड ऑन 1 मई 2023। तो रेट्स एंड टैक्स में 5,000 रुपये ऐसे हैं जीएसटी लाइबिलिटी के जो हमने 1 मई 2023 मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2023, तो उसके बाद पे की है। तो क्या हो गया, एक्चुअली हुआ क्या, जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो 43B सेक्शन 43B का पार्ट है। 43B क्या कहता है? 43B कहता है कुछ खर्चे जो सिर्फ पेमेंट बेस पे ही मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे जब आपने पे कर दिए होंगे, तो जीएसटी भी उसका पार्ट बन जाता है, टैक्स उसमें आता है, यानी टैक्स है ना, तो टैक्स जीएसटी आपका पार्ट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो ये तो आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस पे नहीं किया, तो क्या डिस्प्लो कर देंगे? नहीं, बिकॉज 43B में ही प्रोवाइजो है जो कहता है अगर रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें आपने कब पे किया है? 1 मई 2023 को, तो रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी। ये वैसे ही आपने लेस कर रखा है रेट्स एंड टैक्सेस में, और लेस होना भी चाहिए था, डिस्प्लो नहीं होगा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं आप इग्नोर कर दोगे, दिखाओगे ही नहीं। बच्चों इसके 100% मार्क्स होंगे, तो आपको डैश या नेल या नोट लिख के दिखाना पड़ेगा कि जीएसटी लाइबिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका हाफ है 1 मार्क्स होगा। यही वो पॉइंट्स हैं जहां पे बच्चे नंबर लूज कर जाते हैं इवन इफ दे नो द आंसर। अच्छा, उसके बाद कहता है रेट्स एंड टैक्सेस आल्सो इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी ₹7,000। तो रेट्स एंड टैक्सेस में 7,000 रुपये और ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है जो हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। तो बच्चों लेट आउट प्रॉपर्टी की जो इनकम है, जो रेंट है, वो हमने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर रहे हैं 1,80,000, तो उसके रिगार्डिंग जो खर्चे हैं वो हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 पेड एज डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 3 लाख के, इसमें से 25,000 रुपये वो हैं जो आपने डोनेशन दी है किसी नेशनल चिल्ड्रन फंड को। तो डोनेशन जो दी है वो डिसअलाउ होती है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। एटीजी में बेनिफिट मिल सकता है, वो हम एटीजी में जाके देख लेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूड्स पेमेंट फॉर लैपटॉप परचेज ऑन 15 मई 2022 फॉर 60,000 रुपीज थ्रू बैंक ट्रांसफर। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 60,000 रुपये का ऐसा खर्चा है विच इज टुवर्ड्स परचेज ऑफ लैपटॉप। तो लैपटॉप का परचेज जो होता है बच्चे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया, इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे, अभी जब करेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश ऑन 1 सितंबर 2022। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना 1,20,000 रुपए के, इसके अंदर 30,000 रुपए ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपने कैश में पे किए हैं। तो कैश में पे किया तो क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 48(3) उसमें क्या होता है अगर 10,000 से ऊपर कैश में पे करो तो डिसअलाउ हो जाता है, बट ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगर ट्रांसपोर्टर को पे कर रहे हो तो जो लिमिट है वो 10,000 काट के क्या हो जाती है 35,000। तो 35,000 से ऊपर अगर आप कैश में पे करोगे डिसअलाउ हो जाएगा। इन्होंने कितने पे किए हैं? इन्होंने पे किए 30,000 रुपए, तो विद इन द लिमिट है तो कोई डिसअलाउ नहीं होगा, डिडक्शन मिल जाएगी, दी भी हुई है और डिसअलाउ होना भी नहीं है तो नो एडजस्टमेंट। बट वही वाली बात, एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं करनी, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो बच्चों जो पेपर चेकर है वो आपके मन में नहीं घुस सकता, वो उसी चीज का नंबर देगा जो लिखा हुआ है, जो आप सोच रहे हो उस चीज का नंबर नहीं देगा।
तो आपने इसको इग्नोर कर दिया अगर, तो इसके मार्क्स अगर होंगे तो आप नहीं मिलेंगे। आपको पता है आईसीआई में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं और इन हर पॉइंट्स का 100% मार्क्स होता है। तो इसका 100% मार्क्स होगा, और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, इवन इफ यू नो द आंसर और राइटली इग्नोर किया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यू आर इग्नोरिंग बिकॉज ये 48(3) में डिसअलाउ नहीं होता। ठीक है ना। He incurred a loss of rupees 8,000 sale of equity share on 10th Feb 2023, which was purchased on 10th June 2022. तो उनको कोई कैपिटल गेन में लॉस भी हुआ है इक्विटी शेयर का। 10 जून को शेयर खरीदे थे और 10 फेब को बेच दिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। ठीक है जी, देख लेंगे। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1200 एंड डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क रॉन्गली चार्ज एट 15%। तो जो डेप्रिसिएशन है 80,000 रुपए का, वो कह रहे हैं इसके अंदर 1200 रुपए का डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है टूवर्ड्स डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क, जो हमने चार्ज किया 15% पे। चार्ज कितने होना चाहिए था? ट्रेडमार्क का इंटेंजिबल, इस पे रेट मिलता है 25% का, आपने 15% पे चार्ज कर दिया। इस एरर को हम रेक्टिफाई कर लेंगे। He deposited rupees 50,000 PPF and has paid life insurance policy of rupees 60,000। ठीक है जी, ATC की आइटम है, डिडक्शन देख लेंगे। He paid interest of 70,000 loan availed in FY 17-18 for higher education of his wife। ATE की आइटम है, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पे दिया है, देख लेंगे डिडक्शन में जाके। खत्म, छोटी सी बात। बच्चों आप देखोगे इसमें डेप्रिसिएशन को कोई एडजस्टमेंट दे रखी। जनरली क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन होता है ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, एज पर कंपनी लॉ होता है, और इसको हम ऐड करते हैं और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हम लेस करते हैं। बट कुछ भी नहीं दे रखा डेप्रिसिएशन के बारे में। रादर 7 पॉइंट कहता है कि इस डेप्रिसिएशन में, जो ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है पिंडल अकाउंट में, इसमें डेप्रिसिएशन है ट्रेडमार्क पे जो 15% पे चार्ज किया है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है जो डेप्रिसिएशन है ये जो 80,000 का पीएनएल अकाउंट में, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, सब्जेक्ट टू दिस, मतलब सब कुछ एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही डेप्रिसिएशन लिया गया है, बट ट्रेडमार्क का डेप्रिसिएशन 15% पे ले लिया इंस्टेड ऑफ 25%। तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो नेट पीजीपी निकालने पे नॉन प्रोविजंस में नेट प्रॉफिट है 10,46,000। उसके बाद देखो पीएनएल को ऐसी चीज है जो आपने एडजस्टमेंट करनी हो, पहले पीएनएल स्कैन थ्रू कर लेते हैं। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट। स्टॉक की एडजस्टमेंट थी, बट वो जब एडजस्टमेंट पड़ेंगे जब कर लेंगे। अभी हम वो देख रहे हैं जिसकी एडजस्टमेंट नहीं लिखी हुई, सिर्फ पीएनएल के फेस से हमें निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और रेंट फ्रॉम फर्नीचर। तो ये जो 1,80,000 और 1,20,000 है, ये पीजीपीपी की इनकम नहीं है, इसको मैंने घटा देता हूँ यहाँ से। ये 1,80,000 मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और ये 1,20,000 मेरी अदर सोर्स की इनकम है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ये सारे खर्चे हैं, सैलरीज, रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, नॉर्मल मिल जाएंगे, नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अब आ जाते हैं हम एक एक करके एडजस्टमेंट्स में। पहली एडजस्टमेंट जो है ऑल सेल्स आर थ्रू बैंक अकाउंट, वो मेरी नॉन प्रोविजंस के लिए नहीं है, 44 AD के लिए अभी डिस्कस किया था, वहां पे जाके देख लेंगे। अभी कह रहा है सेकंड पॉइंट में, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैव बीन ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है ना बच्चों, ये 1,15,000 और 2,10,000, ये ओवर वैल्यूड है, इसको ज्यादा अमाउंट में लिखा हुआ है, होना कम चाहिए था, तो एरर है ये, इसको रेक्टिफाई करेंगे। ये 1,15,000 की जगह 15,000 से ओवर वैल्यूड है, मतलब ये 1,00,000 होना चाहिए था, और 2,10,000 की जगह 20,000 से ओवर वैल्यूड है, 1,90,000 होना चाहिए था। तो अगर इसको हम ठीक करते हैं तो देखें ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क आता है, अभी देख लेते हैं। 70,80,000 की सेल प्लस 1,90,000 क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया मैंने 2,10 की जगह, माइनस 1,00,000 कर दिया ओपनिंग स्टॉक, 55,40,000 परचेजेस और 1,20,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो 15,10,000 का मेरा जीपी आना चाहिए था अगर सब कुछ ठीक होता, अगर ये एरर नहीं होती ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में। अभी कितना आ रहा है? 15,15,000, तो 5,000 एक्सेस आ रहा है, उसको मैं कम कर देता हूँ। ये एरर को मैंने रेक्टिफाई कर दिया स्टॉक की। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है बाय 15,000। ओपनिंग स्टॉक पीएनएल के डेबिट में आता है, डेबिट में आता है मतलब खर्चा है, मतलब ये प्रॉफिट को कम करता है, मतलब आपने खर्चा ज्यादा दिखा रखा है ओवर वैल्यूड 15,000 रुपए से, इसका मतलब प्रॉफिट जो होना चाहिए उससे आपने 15,000 प्रॉफिट ज्यादा कम कर रखा है, तो इसके चक्कर में मेरा प्रॉफिट 15,000 बढ़ना चाहिए। इसको रेक्टिफाई करूंगा तो मैं क्योंकि डेबिट साइड पे आपने एक आइटम एक्स्ट्रा दिखा रखी है, उसके चक्कर में प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट को बढ़ा देता हूं मैं, है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा 20,000 से ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड प्रॉफिट को बढ़ाता है, आपने प्रॉफिट 20,000 ज्यादा बढ़ा रखा है जो नहीं होना चाहिए था, तो प्रॉफिट में 20,000 से कम कर देता हूं। तो नेट इंपैक्ट क्या आ गया बच्चों? 5,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा।
ऐसे कर लो या लॉन्ग वे से कर लो, जैसे मर्जी आपकी, है ना। रेट्स एंड टैक्स इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ 5,000 पेड ऑन 1 मई। तो डिडक्शन मिलने भी चाहिए, दी भी गई है, नो। भाई डैश लगाना जरूरी है, इस डैश का, नील का या नोट का हाफ मार्क होगा। एंड म्यूनिसिपल टैक्स फॉर लेटर ऑफ प्रॉपर्टी 7,000। तो अभी डिस्कस किया था, जो म्यूनिसिपल टैक्स है 7,000 के, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें मैंने ऐड कर दिया प्रॉफिट में, ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड 25,000 डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड। डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलती है पीजीबीपी में, मैंने ऐड कर दिया सर, इसको मैं एटीजी में जाके लूंगा। एंड इन ऑल्सो इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ लैपटॉप परचेज ऑन 15th May 2022 फॉर 60,000 रुपीज थ्रू बैंक ट्रांसफर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव मतलब 60,000 पे जोड़ रखे हैं, विच इज फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप। जो लैपटॉप परचेज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू तो है नहीं, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ। बट इसका मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा 60,000 रुपए पे, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किस रेट पे मिलेगा? 40% में मिलेगा। या पूरे साल का मिलेगा? बिल्कुल, बिकॉज इसने लिखा हुआ है 15 मई 2022 को खरीदा था, 180 दिन से ज्यादा यूज किए तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और देखो लिख रहा है थ्रू बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर क्यों लिख रहा है? ये आपको बता रहा है कि आपने कैश में नहीं लिया, बैंक के थ्रू लिया। बिकॉज कैश में लेते तो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनता, डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। आपने कैश में नहीं लिया तो प्रॉपर डेप्रिसिएशन मिलेगा 60,000 रुपये पे 40%। कितना आ गया? 24,000। सर एक चीज बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन जो नीचे 80,000 का डेप्रिसिएशन लिखा है उसमें नहीं होगा? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ, जो मेरे से कुछ दुआ सोचो। ये पूछ रहे हैं कि ये जो 24,000 का डेप्रिसिएशन है जो लैपटॉप में मिलना चाहिए, क्या इस 80,000 का डेप्रिसिएशन के अंदर नहीं होगा? ये क्या हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक ही एक्सपेंस की दो बार डिडक्शन थोड़ी लोगे अकाउंट्स में भी। अकाउंट्स में हमने पूरा पूरा 60,000 अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया तो इस 24,000 तो इसी का पार्ट है ना, इसी का डेप्रिसिएशन तो है। उसको दोबारा से इसमें थोड़ी डालोगे, एक्स्ट्रा डिडक्शन थोड़ी मिल जाएगी। डिडक्शन तो उतनी ही मिलेगी इतना खर्चा हुआ है, खर्चा 60,000 हुआ है। एक बार इसमें आ गया तो इसमें नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है, टैक्स में मैंने 60,000 को यहां से हटा दिया, तो पहले 60,000 ऐड कर दिया और अब डेप्रिसिएशन ले लिया 24,000 रुपए। ये हर साल लेता रहूंगा मैं, समझ गए ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड 30,000 पेड इन कैश। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे ज्यादा पे कर सकते हो, नो एडजस्टमेंट, बट मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। He incurred a loss of 8,000 sale of equity share on 10th Feb 2023 which were purchased on 10th June 2022। ये बच्चों शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म बिकॉज जून में खरीदा, फेब में बेच दिया, एक साल भी नहीं हुआ, से शॉर्ट टर्म है और कैपिटल लॉस है शेयर्स पे। इसको मैं कैपिटल गेन में जाके देख लूंगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1,200 रुपीज एट डेप्रिसिएशन ट्रेडमार्क रॉन्गली चार्ज एट 15%। तो बच्चों जो डेप्रिसिएशन है ना 80,000 रुपए का, इसमें 1,200 रुपए का ऐसा डेप्रिसिएशन है जो ट्रेडमार्क पे है, जिसको 15% पे चार्ज कर दिया इंस्टेड ऑफ 25%। तो अगर 15% पे चार्ज कर दिया आपने तो इसकी फुल वैल्यू कितनी होगी? ये 15% है, तो ट्रेडमार्क कितने के होंगे? 1,200 बटा 15%, 8,000 के। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना कितना चाहिए था बच्चों? 25% का, विच कम्स टू 2,000। और लगा कितना दिया आपने? 1,200। तो कम लगाया है, मैं 800 रुपये और लगा देता हूँ, है ना, सिंपल है। जैसे मर्जी कर सकते हो आप इसको, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1,200 डिवाइडेड बाय 15% इंटू 10%। तो 10% कम है ना, वो भी 800 रुपये आएगा। और 8वां 9वां पॉइंट बच्चों डिडक्शन का था, वो पीजीबीपी से नहीं था, तो निकाल लिया जी मैंने। मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से पीजीबीपी आया है ये, करें जल्दी से। 10,46,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 माइनस 24,000 और माइनस 800। तो 8,08,200 इज माई पीजीबीपी अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है जी, सिंपल था। अब मैं पीजीपी निकालता हूँ 44 एडी में। 44 एडी में तो बहुत ही सिंपल है, आपकी जो टर्नओवर है वो उसका 6%। 6% क्यों? बिकॉज सारी सारी टर्नओवर आपकी सेल्स है वो थ्रू बैंक है, और ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं करनी पड़ेंगी। प्रेजेंट का मतलब यही है कि कोई खर्चों को आपको देखना नहीं है, कैश में पे किया है, टीडीएस कटा है नहीं कटा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, सिर्फ टर्नओवर का 1% लगाओ, वो आपका पीजीबीपी है। तो 70,80,000
का 6% हो गया बच्चों, 4,24,800। 44 AD अगर मैं लेता तो मेरा प्रॉफिट आता बिजनेस से 4,24,800। तो कितना फर्क है ना? हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना वो भी हम सब सिनेरियोस में आके देख लेंगे। अभी तो हम मसाला इकट्ठा कर रहे हैं, सब्जी बनाएंगे बाद में। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी को इनकम है, कोई सैलरी की इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिल्कुल है। क्या है? 1,80,000, ये जो हमने लेस किया था ये रेंट है, और 7,000 रुपये का म्यूनसिपल टैक्स भी पे किया है। तो आपकी एनएवी कितनी आ गई? 1,73,000 की। और इसमें से 30% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी स्टैंडर्ड, 51,900। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी बच्चों? 1,21,100, 1,21,100। ठीक है जी। कैपिटल गेन, पीजीपी हमने निकाल लिया। कैपिटल गेन में सिर्फ आपको 8,000 रुपये का लॉस था। देखो पॉइंट नंबर 6 है मेरे से, राइट। तो लॉस कंप्यूट करके दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, HTCL कर देता हूं मैं, 8,000 रुपये का। ठीक है जी। उसके बाद अदर सोर्स, अदर सोर्स में एक इनकम है, रेंट फ्रॉम फर्नीचर था 1,20,000 का, ये वाला। और कोई इनकम नहीं है। मेरे पांचों हेडों की इनकम निकल गई। अब एक ही चीज रहेगी सिर्फ, डिडक्शन। डिडक्शन निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से। ATC की डिडक्शन थी, मुझे याद आ रहा है पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पॉइंट था, ये रहा। 50,000 डिपॉजिट किए PPF में, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे किया 60,000 की। दोनों पे ATC मिल जाएगा, 1,10,000, 1,50,000 तक मिल जाता है, तो पूरा का पूरा 1,10,000 मिल गया। और कोई है क्या? He has paid interest of rupees 70,000 on loan availed in FY 17-18 for higher education of his wife. तो वाइफ की हायर एजुकेशन के लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पे किया 70,000। ATE में, ATE क्या कहता है? अगर आपने एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी फॉर द 8 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर आपने पे करना शुरू हुआ उससे मिला के 8 साल तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोवाइड एजुकेशन लोन इज फॉर द रिलेटिव, सेल्फ और रिलेटिव। तो वाइफ रिलेटिव में आती है, ठीक है जी। 8 साल का टाइम पूरा हुआ क्या नहीं हुआ? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, ये छठा साल है, तो मिल जाएगी। अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरे पूरे 70,000 की मिल जाएगी आपकी ATE में। क्या सेक्शन लिखने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल सेक्शन मत लिखना अनलेस यू आर 100% श्योर। सेक्शन लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट गलत लिख दिया तो सही चीज के मार्क्स कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ 70,000 ठीक है, बट आपने ATE की जगह ATI, ATEE लिख दिया, तो 70,000 सही अमाउंट है, जब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सेक्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट गलत नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो ना? तो बच्चे डोनेशन होती, जिन्होंने डिसलॉ की थी, ये देखो, 25,000 पेड डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, पॉइंट नंबर 4। तो नेशनल चिल्ड्रन फंड जो है वो आपका एक कैटेगरी में आता है जिसमें कोई क्वालिफाइड लिमिट नहीं लगती, सेक्शन 80G में। तो पूरी पूरी डिडक्शन मिल जाएगी 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो टोटल डिडक्शन हो गई 1,10,000 प्लस 70,000 प्लस 25,000, 2,05,000। समझ गए? हमने सारे सारे चीजें निकाल ली जो हमें इन 3 सिनेरियोज को आंसर करने के लिए चाहिए। अब इन चीजों को एक ही जगह जाके पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने पूरा बैकग्राउंड वर्क कर लिया। PGBP आ गया 8,08,200 नॉर्मल प्रोविजंस में। प्रिजम्पटिव में आ गया 4,24,800। हाउस प्रॉपर्टी आ गया मेरा 1,21,100। अदर सोर्स भी है 1,20। कैपिटल गेन में लॉस है, ये लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है कैपिटल गेन का लॉस इंटर हेड नहीं होता, और कैपिटल गेन कोई इनकम है नहीं, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। और डिडक्शन आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक और बात है, क्वेश्चन में 3 सिनेरियो है, उसमें किसी में वो कह रहा है 115 BSc ले रहा है, किसी में कह रहा है 115 BSc नहीं ले रहा। तो बच्चों 115 BSc का मेजरली फर्क पड़ता है सैलरी में, या सैलरी है में कोई इनकम है नहीं, या फिर फर्क पड़ेगा डिडक्शन नहीं मिलती आपको। तो अगर 115 BSc ऑप्ट कर रहे हो तो जो 2,05,000 की डिडक्शन वो नहीं देंगे, और कंसेशन रेट पे टैक्स करेंगे। 2,500,000 रुपये इनकम बढ़ेगी, 5% टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ेगा। अगर 115 BSc नहीं ले रहे तो डिडक्शन मिल जाएगी, और नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा 5%, 20%, 30%। ठीक है जी। अब देखते हैं हम 3 सिनेरियोस क्या है जिसमें हमें इनकम निकालनी है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ये तो हमने बैकग्राउंड वर्क किया था। कंप्यूट टोटल इनकम एंड इनकम टैक्स पेपर, दोनों चीजें निकालनी है, टोटल इनकम भी निकालनी है, इनकम टैक्स पेपर भी निकालना है। कब? फर्स्ट सिनेरियो है बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल प्रोविजंस में है, ही ऑप्ट फॉर 115 BSc। चलो जी निकाल लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। पहला सिनेरियो
नॉर्मल प्लस 115 BAC। सेकेंड सिनेरियो क्या है, प्रिजम्पटिव एंड ओल्ड डिजाइन, प्रिजम्पटिव प्लस ओल्ड। और थर्ड है नॉर्मल प्लस ओल्ड डज नॉट ऑफर 115 BAC। थर्ड में नॉर्मल प्लस ओल्ड। चलो जी, अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो चाहे नॉर्मल में हो चाहे प्रिजम्पटिव में हो, वो तो पीजीबी हेड में डिफरेंट रेट रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम सेम रहेगी जो थी 1,21,100 आई थिंक, राइट। 1,21,100 ये तीनों है जगह सेम रहेगी। उसके बाद पीजीबीपी, अब यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल पीजीबीपी कितना आया था मेरा, 8 लाख कुछ आया था ना, 8,08,200, 8,08,200। ये प्रिजम्पटिव है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ भी नॉर्मल है 8,08,200। कैपिटल गेन में बच्चों 8,000 का लॉस है ना, तो इंटर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इनकम में नील कर दिया, उसको मुझे लिखना पड़ेगा कि शैल बी कैरी फॉरवर्ड 8,000 रुपीज। अदर सोर्स 1,20,000 था ना रेंट का फर्नीचर, वो तीनों हेड में आएगा, मतलब तीनों सिनेरियोज में आएगा। और प्रिजम्पटिव में मेरा प्रिजम्पटिव का पीजीपी आ जाएगा, वो कितना है 4,24,800, 4,24,800। तो बच्चों ये मेरी आ गई जीटीआई। एक एक ऑप्शन करके चलते हैं। यहाँ पे कितनी आई, 1,21,100 प्लस 8,08,200 प्लस प्लस 1,20,000, 10,49,300। अब डिडक्शन मिलेंगी क्या, अभी देखते हैं। इसमें क्या है, 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, अगर 115 BAC ऑप्ट करता है तो डिडक्शन नहीं मिलती, बट कंसेशन रेट पे टैक्स होता है, तो नो डिडक्शन। टीआई भी आ गया आपका 10,49,300, इसका मार्क्स है। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा है। और क्या पूछा है, और उसने पूछा है टैक्स। अब टैक्स कैसे निकालोगे इस पे, 115 BAC है, न्यू डिजाइन में है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5% कितना आ गया, 12,500, 5 से 7.5 10% 25,000, 7.5 से 10 15% 33,500, और 10 से ऊपर 20% है ना, 49,300 पे 20% लगाया तो ये आया 9,860। तो ये आपका नॉर्मल टैक्स हो गया, विच इज 9,860 प्लस 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, 8,4,860। और राउंड ऑफ करूंगा तो मैं यही रहेगा, नो सॉरी राउंड ऑफ नहीं, सेस लगाऊंगा इस पे 4% का, 3,394। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई बच्चों 8,8,254। अब राउंड ऑफ करूंगा तो 8,8,250 फर्स्ट ऑप्शन में। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी है 8,8,250 और टोटल इनकम है 10,49,300 फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसमें प्रिजम्पटिव भी है और ओल्ड डिजाइन में, मतलब डिडक्शन भी मिलेंगी आपको। तो प्रिजम्पटिव में जीटीआई कितना आ गया आपका, 1,21,100 प्लस 4,24,800 प्लस 1,20,000 है ना जी। इन तीनों को ऐड कर दिया तो जीटीआई आ गया मेरा 6,65,900। बट 2,05,000 की डिडक्शन थी ना मेरी ऊपर जो मैंने कंप्यूट की थी, हाँ जी 2,05,000 आपने डिडक्शन दे दी, तो टीआई कितना बच गया 2,05,000, लेस भी कर दिया, वैसे इनकम का भी डिडक्शन में मिल गई, तो 4,60,900, 4,60,900 इज द टीआई। अभी 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी, 5 लाख का इनकम एग्जम्प्ट होती है, मतलब 12,500 तक आपको रिबेट मिल जाती है। 4,69,900 पे टैक्स कितना बना और डिजाइन में, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से ऊपर 5%, विच कम्स टू 1,05,45। इतनी ही आपको रिबेट मिल जाएगी, 12,500 तक रिबेट मिल सकती है, तो टैक्स लायबिलिटी आ गई आपकी नील। गुड, ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में जीटीएल सेम ही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन की तरह नॉर्मल में ही था, 10,49,300 बस फर्क क्या है इसमें, 115 BAC ऑफ नहीं कर रहा और डिजाइन में, तो डिडक्शन मिल जाएंगी।
डिडक्शन मिलेंगी 2,05,000 रुपए की। तो टीआई टोटल इनकम कितनी आ गई बच्चों? 10,49,300 लेस 2,05,000, 8,44,300। तो सर लेंथी क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स के हिसाब से। इस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? क्योंकि 3 ऑप्शन है, तीनों की टोटल इनकम निकालनी है, तीनों में टैक्स निकालना है। नॉर्मल डिजाइन में कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन तो है नहीं, तो 8,44,300 माइनस 5,00,000 इंटू 20% प्लस 12,500, 5 लाख तक का टैक्स। 8,1,360 का 4% से सेट कर देते हैं। 3,254, तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 8,4,614। राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ हमेशा करके आना, मार्क्स राउंड ऑफ के ही होते हैं। 8,4,610, गुड। तो विच इज द मोस्ट एडवांटेजियस? ये किसी बच्चे को पता है, नील। जहां पे टैक्स लायबिलिटी नील है तो ऑप्शन 2 सिनेरियो 2 मतलब प्रिजम्पटिव फॉर पीजीबीपी एंड अंडर द ओल्ड डिजाइन, तो टैक्स लायबिलिटी नील आएगी। दिस इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी मिस्टर प्रमोद। क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट? आओ जल्दी से हम जो आंसर किया है वो भी एक बार देख लें। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फर्स्ट सिनेरियो में बात कर रहे हैं अंडर नॉर्मल प्रोविजन एंड ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। तो हाउस ऑपरेटिंग इनकम निकाल ली 1,21,100, मेरी भी यही आई थी। पीजीबी नॉर्मल प्रोविजन में निकाल रहा हूँ मैं, 8,08,000 कुछ था ना हमारा, इसका कितना आ रहा है? 8,08,200, गुड। कैपिटल गेन का 8,000 का लॉस है, ये हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, डिस्कस किया था हमने। अदर सोर्स में 1,20,000 डिडक्शन मिलेंगी नहीं बिकॉज 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, तो टैक्स आ गया 88,250। हमारा कितना आ रहा है? 88,250, परफेक्ट है। ऑप्शन 2 जिसमें प्रिजम्पटिव है, तो अदर सोर्स की इनकम सेम रहेगी, पीजीपी चेंज हो गया आपका, कैपिटल गेन कैरी फॉरवर्ड होगा और अदर सोर्स की इनकम सेम रहेगी, हाउस प्रॉपर्टी की सेम रहेगी, डिडक्शन भी मिल जाएंगी आपको बिकॉज ओल्ड डिजाइन है, और टैक्स लायबिलिटी आ गई आपकी नील, गुड। ऑप्शन 3 में जीटीआर तो सेम रही एज पर ऑप्शन 1 बिकॉज नॉर्मल में ही है, बट डिडक्शन मिल जाएंगे बिकॉज 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहे, और नॉर्मल टैक्स लगेगा, और टैक्स आ जाएगा 84,610। हमारा कितना आएगा? 84,610, ठीक है ना। और मोस्ट एडवांटेजेस कौन सा हो गया? प्रिजम्पटिव एंड शुड नॉट ऑफर 115 बीएससी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इन दिस केस टैक्स पेपर इज नील। सिंपल सा क्वेश्चन था ना बच्चों, बहुत सिंपल, थोड़ा लेंथी था, बट कोई भी ऐसी अलग से एडजस्टमेंट नहीं थी जिसमें दिमाग लगाना पड़े, बहुत ही बच्चों वाली एडजस्टमेंट थी, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल आ जाए तो अच्छा लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या इसमें भी हम 2, 3, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम पे अटेम्प्ट थोड़ी कर रहे हैं, तो हम चारों क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टेट yes or no whether the following transaction can be treated as income deemed to accrue or rise in India। तो देखो हमें बताना है yes और no में ये जो 6 इनकम दी हुई है इनमें से कौन सी इनकम एक्रूराइज करती है और कौन सी इनकम एक्रूराइज नहीं करती इंडिया में। 6 इनकम के अगेंस्ट मार्क्स हैं बच्चों 3, तो इसका मतलब हाफ ऑफ मार्क्स का हर पॉइंट हो गया। इसका मतलब रीजनिंग के मार्क्स नहीं होंगे, यस नो यस नो यस नो के ही मार्क्स होंगे। बट कभी कभी आईसीआई क्या कहता है कि अगर बच्चे ने सिर्फ यस नो यस नो यस नो लिखा है तो आप मार्क्स मत दो, कुछ ना कुछ रीजन लिखा होना चाहिए, चाहे वो सही है चाहे गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ ना कुछ रीजन लिखा होना चाहिए। बिकॉज आईसीआई डाउट करता है सिर्फ यस नो यस नो यस नो लिख दिया तो हो सकता है उसने चीटिंग की हो, तो आपको यस नो लिखना है, साथ में कुछ अंग्रेजी शब्द भी लिख के आने हैं, ठीक है जी। तो पहला आपने ये बताना ये इनकम एक्रूराइज हो रही है इंडिया में, नहीं हो रही है। हायर चार्जेस पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया, तो आप हायर चार्जेस पे कर रहे हो, मतलब ये तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको हायर चार्जेस रिसीव हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया। मशीनरी जो है वो आपने किराए पे दे रखी है, उसका हायर चार्जेस रिसीव हो रहे हैं, और मशीनरी कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया में। तो अगर एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया तो उससे जो भी इनकम होती है वो डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया हो जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो इनकम किसको हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो आपको डीम टू एक्रूराइज होगी सेक्शन 911 में, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इनकम और एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। तो यस हो गया। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन इंडिया,
तो वो कह रहा है नॉन रेजिडेंट की कोई इनकम है फ्रॉम द शूटिंग ऑफ अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया। तो आपको याद होगा 911 में बिजनेस कनेक्शन की एक्सेप्शन है ये, कि एनी इनकम सोली फ्रॉम द शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कनेक्शन। उस इनकम में आपको वो इनकम डीम टू एक्रू राइज इंडिया में नहीं मानी जाती। तो ये नो हो गया। 911 में बिजनेस कनेक्शन से जो इनकम हो रही है वो डीम टू एक्रू राइज हो जाती है, वो उसकी कोई एक्सेप्शन है। एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कि अगर वो इनकम है फ्रॉम शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया, तो अगर बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो डीम टू एक्रू राइज नहीं है। थर्ड क्या है, कैपिटल गेन राइजिंग थ्रू अ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बीइंग आउटसाइड इंडिया। तो वो हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड, वो ट्रांसफर हुई है, उससे आपको इनकम हुई है। किस तरह की इनकम होगी, कैपिटल गेन की बात कर रहे होंगे। बट जो रजिस्ट्रेशन है और प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है वो आउटसाइड इंडिया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था एक सेकंड पहले, अगर एसेट इंडिया में है तो उससे कोई भी इनकम होगी रिस्पेक्टिव द नेचर, वो इंडिया में एक्रूराइज मानी जाएगी। कहाँ पेमेंट हो रही है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, सब इज रेलिवेंट फैक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट इंडिया में होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में एसेट था मशीनरी, यहाँ पे एसेट है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है, इवन इफ जो उसके ट्रांसफर से कैपिटल गेन हो रहा है तो वो भी इंडिया में एक्रूराइज माना जाएगा। कहाँ पे कंसिडरेशन पे हो रही है इज रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज रेलिवेंट पॉइंट्स है। अलाउंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अभी अच्छा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। ये क्या है बच्चों, ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलाउंसेस दे रही है टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। आपको याद है सेक्शन 913, कोई सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बोलता क्या बस याद रखने की बात होती है। 913 में लिखा हुआ है कि अगर सैलरी कहाँ पे अक्रू होती है, सबसे पहले तो सैलरी बेसिक रूल क्या है, सैलरी वहां पे अक्रू होती है जहां पे आप सर्विस रेंडर करते हो। अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की है तो सैलरी इंडिया में अक्रू होगी, सर्विस बाहर रेंडर की है तो सैलरी बाहर अक्रू होगी। बट इसे एक्सेप्शन दे रखी है, इन्होंने क्या रखा है, अगर सैलरी पे कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप और इंडियन सिटीजन हो, तो वो इंडिया में अक्रू हो जाएगी इवन इफ सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया। तो सर्विस इंडिया के बाहर भी रेंडर की है, जब भी अगर सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है इंडियन सिटीजन को तो सैलरी इंडिया में अक्रू हो जाएगी और उसके हाथ में टैक्स होगी इवन इफ इज एनआर। ठीक है ना जी। तो इस केस में सैलरी अक्रू हो गई। बट आपको याद है इस केस में जो अलाउंस प्रकृति मिलते हैं उस बंदे को, इंडियन सिटीजन को, फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, वो एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 10 में। अब देखो इसमें एक पॉइंट है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, क्वेश्चन मांग रहा है कि क्या इनकम डीम टू अक्रू राइज हुई या नहीं हुई। टैक्सेबिलिटी नहीं पूछ रहा, ये इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। तो ये अलाउंसेस जो मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट तो है सेक्शन 10 में, बट पहले डीम टू अक्रू राइज तो हुए ना। देखो अगर डीम टू अक्रू राइज ही नहीं होते तो एग्जेम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ती 10 में, फिर तो टैक्सेबल वैसे ही नहीं है, एक्रू ही नहीं हो रहे इंडिया में, चार्जेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। बट डीम टू एक्रू राइज हुए फिर एग्जेम्प्ट हुए, तो क्वेश्चन में टैक्सेबिलिटी नहीं मांगी, क्वेश्चन में से मांगा सिर्फ एक्रू राइज हुए नहीं हुए। एक्रू राइज क्या कहता है कि कोई भी सैलरी जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया एंड सैलरी इंक्लूड्स अलाउंसेस एंड परक्यूजेड। तो ये डीम टू एक्रू राइज तो है बट टैक्सेबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10। ठीक है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। आप ये लिखोगे कि दिस इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया बट इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, है ना। पास्ट पीरियड फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो कह रहा है किसी पिछले टाइम की, पास्ट के पीरियड की फॉरेन की इनकम है जो वहां अनटैक्स रह गई, वो आप इंडिया में लेकर आए हो। तो बच्चों इनकम जब उसी साल एक्रू होती है जिस साल वो कमाई जाती है, जिस साल अर्न की जाती है। जो पास्ट की इनकम है वो इस तरह एक्रू नहीं हो सकती, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो कहाँ पे कमाई, कहाँ मतलब किस तरीके से कमाई, वो एक्रू हो रही है नहीं हो रही है, वो रेलिवेंट ही नहीं है। इनकम उसी साल टैक्स होगी जिस साल वो अर्न की जाएगी, है ना, उसी साल एक्रू होगी। तो ये इनकम पास्ट की है तो ये इस साल एक्रू ही नहीं हो रही, इट्स नॉट फॉर द करंट ईयर। लास्टली ये बच्चों गिफ्ट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग इन इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट को जो गिफ्ट मिलते हैं वो एक्रूराइज होते हैं अगर वो गिफ्ट टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 56। बट 56 में अगर आपको आपकी वेडिंग पे गिफ्ट मिलता है तो इट्स नॉट टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट है। तो इसमें नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ओन वेडिंग, तो इट्स एग्जेम्प्ट ऑफ 56 एंड देयरफॉर वो एक्रू भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा सिंपल था। फर्स्ट में हायर चार्जेस है, एसेट यूज है, इंडिया में सिचुएटेड है इसलिए एक्रू हो गया। थर्ड का भी सेम था, एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो ट्रांसफर पे जो भी इनकम आएगी वो एक्रू हो गई।
सेकंड में था सिनेमेटोग्राफी फिल्म स्पेसिफिक एग्जामिशन दे रखी है, बिजनेस सिलेक्शन की डेफिनेशन से आउट कर रखा है, तो एक्रू नहीं हुआ। फोर्थ, ये थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट था, अलाउंसेस एक्रू हुए हैं दो इज नॉट टैक्सेबल, क्वेश्चन पर एक्रू पूछ रहा है। पास्ट पीरियड की इनकम सिंपल सा है, अर्न ही नहीं की, इस साल की इनकम ही नहीं है, तो इस साल एक्रू ही नहीं होगी। गिफ्ट, मेरी शादी में मुझे खुद ही मिले हैं तो नॉन टैक्सेबल है, और मैं एनआर हूँ तो इसलिए एक्रू भी नहीं हुए। एनआर के अंदर वही गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, वही गिफ्ट एक्रू होते हैं, एक्रूराइज होते हैं जो टैक्सेबल है एज पर सेक्शन 56। 3 मार्क्स आ सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम भी नहीं लेगा। बी पार्ट, मिस्टर संजय हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, मांग क्या रहे हो? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम मिस्टर संजय फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इफ ही इज अ नॉट अर्निंग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो आपको टोटल इनकम निकालनी है, 4 तरह की इनकम दे रखी है, अगर आर एन ओ आर होगा तो कितनी इनकम होगी, और एन आर होगा तो कितना इनकम होगी। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपकी आर एन ओ आर बताना है इनकम कितनी होगी, और एन आर बताना है इनकम कितनी होगी, तो हाफ ऑफ मार्क्स का होगा, 4 ट्रांजेक्शन है ना। रीजन के कोई मार्क्स नहीं होंगे, सीधा सीधा अमाउंट से मार्क्स होंगे। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया 60,000। तो इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड है, मतलब इंग्लैंड में एक्रू हो रही है इनकम, तो इनकम एक्रू तो नहीं हुई इंडिया में। जब एक्रू नहीं हुई तो आर एन ओ आर और एन आर के हाथ में टैक्स नहीं होगी। एन आर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है? विच एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। तो बच्चों ना ये एक्रू है ना ये डीम टू एक्रू है, तो नहीं होगी। बट 1/3 जो है रिसीव्ड है, तो ऑन रिसीव्ड बेसिस 1/3 इनकम टैक्स हो जाएगी एनआर के हाथ में। एनआर आर एन ओ आर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है? वही जो एनआर के हाथ में होती है, प्लस एक और इनकम टैक्स होती है फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। तो अगर ये इनकम एक्रूराइज इंडिया के बाहर हो रही है, जब भी आर एन ओ आर के हाथ में टैक्स होगी, अगर बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से या फिर प्रोफेशनल सेटअप है इंडिया में, ठीक है, जो एनआर में नहीं। बाकी एनआर और आर एन ओ आर हमेशा सेम चलता है। तो आर एन ओ आर के केस में भी रिसीट बेस पे 20,000 रुपए टैक्स हो जाएगा, 1/3। सेकंड क्या है? इंटर रिसीव फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट विद 5,000 अगेंस्ट अ लोन गिवन टू हिम टू रन अ बिजनेस इन इंडिया। तो असेसी ने कोई लोन दिया है टू अ नॉन रेजिडेंट, और उसने वो जो लोन है वो बिजनेस में लगाया इंडिया में, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है असेसी को, तो ये डीम टू एक्रूराइज हो गया, बिकॉज जो मनी बोरोड है एनआर की, वो इन्वेस्टेड है ना बिजनेस इन इंडिया। तो देयरफॉर जो एनआर जो इंटरेस्ट पे कर रहा है दूसरे एनआर को, मेरे एसएससी को, चाहे वो आर एन ओ आर हो चाहे एनआर हो, जो मेरा एसएससी है उसके हाथ में ये डीम टू एक्रूराइज हो जाएगा। तो डीम टू एक्रूराइज हो गया, दोनों के हाथ में टैक्स हो जाएगा। क्यों डीम टू एक्रूराइज हुआ? बिकॉज जो बोरोवर है एनआर, उसने जो मनी इन्वेस्ट किया है जिसपे वो इंटरेस्ट दे रहा है, वो दिया है फॉर बिजनेस इन इंडिया, उसको स्पेसिफिकली डीम टू एक्रूराइज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अरे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आई प्रिज्यूम कि आपको सारा कंसेप्ट पता है ना, जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम टॉपिक कर रहे होते तो हम बहुत डिटेल में करते हैं। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम अखिल अ रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। देखो कंसेप्चुअल एरर है। रॉयल्टी मिल रही है फॉर टेक्निकल सर्विस, जनरली टेक्निकल सर्विस के लिए फी मिलती है। टेक्निकल सर्विस रॉयल्टी जब भी मिलती है जब इट इज एसोसिएटेड विद अपना कोई इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, अपना हम तो ऑन द फेस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। कोई एरर है, एरर है, हम तो मानते हैं बस रॉयल्टी मिली है रेजिडेंट से, और जो उसको हमने टेक्निकल सर्विस दी है वो उसने कहाँ पे यूज़ किया जिसकी रॉयल्टी मिल रही है मुझे, वो उसने यूज़ किया फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर जो जिस चीज़ की रॉयल्टी मिल रही है, जिस इंटेंजिबल के लिए, इस केस में टेक्निकल सर्विस के लिए, अगर वो यूज़ होती है आउटसाइड इंडिया, तो वो रॉयल्टी डीम टू एक्रूराइज इंडिया नहीं मानी जाती। तो डीम टू एक्रूराइज इंडिया नहीं मानी गई। रिसीव के बारे में कुछ पता नहीं, तो जिम करेंगे रिसीव भी नहीं है इंडिया में, तो दोनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ये डैश डैश लिखने के मार्क्स हैं, समझ गया क्यों टैक्सेबल होगी? क्योंकि जिस चीज की रॉयल्टी मिल रही है वो चीज यूज हुई है फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बिजनेस जो है आउटसाइड इंडिया है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं होगा। देखो सेकंड पॉइंट का बिल्कुल उल्टा है। सेकंड पॉइंट में जिस चीज के लिए इंटरेस्ट मिल रहा था मनी बोरोड के लिए, वो चीज हुई थी बिजनेस इन इंडिया में यूज, तो इसलिए हमने टैक्स कर दिया, इसलिए वो एक्रू हो गई। बट अगर ये चीज अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया में यूज हो रही होती, जैसे थर्ड केस में रॉयल्टी, तो वो चीज एक्रू ही नहीं हुई, तो टैक्सेबल नहीं हुई। सेम लॉजिक। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका 25,000, out of which 15,000 were received in India. The business controlled from India. तो बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? श्रीलंका में। देखो इनकम एक्रूराइज हो रही है श्रीलंका में, एक्रूराइज तो नहीं हो रही, बट ये बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। कंट्रोल हो रहा है तो
आर एनओआर के हाथ में टैक्स हो जाएगा। एनआर के हाथ में टैक्स होगा नहीं होगा, बट इसमें से 15,000 रुपए रिसीव्ड भी है, तो 15,000 रिसीव बेस पे टैक्स हो जाएगा। एक्रूअल बेस पे तो नहीं हो रहा, बट रिसीव हो रहा है, इस चक्कर में टैक्स हो जाएगा। तो आर एनओ की टोटल इनकम कितनी हो गई? 50,000। और एनआर होता अगर तो इनकम कितनी हो गई? 20, 25, 30, 40,000। इन सबके हाफ ऑफ मार्क्स हैं बस। 20,000, 5,000 डैश 25,000, 20,000, 5,000 डैश 15,000, और पूरे पूरे 4 मार्क्स। बच्चों वाला क्वेश्चन। ऐसा लगता है ना आईसीआई मेहरबान है। चलो अच्छी बात है। सी पार्ट बच्चों, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 in respect of following cases with reference to AWA 2024. State applicable provision and give brief reason for your answer wherever applicable. ठीक है जी। तो आपने टीडीएस डिस्कस करना है कि टीडीएस की लायबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो आपको बताना है क्यों है, और अगर नहीं है तो भी बताना है क्यों नहीं है। ठीक है, सिंपल सा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का। XYZ, a resident partnership firm, is in retail business buying fabric material regularly from ABC, a resident proprietorship firm. Detail of transaction during PY 2023 are as under. तो XYZ बायर है, ABC प्रोप्राइटर है, वो सेलर है। तो XYZ ABC से कोई फैब्रिक मटेरियल खरीदता है रेगुलरली। ठीक है जी। 22-23 में क्या ट्रांजेक्शन हुई है? 1 अप्रैल 22 को एडवांस पेमेंट दी है 40 लाख रुपए की। 2 जुलाई 22 को सप्लाई के लिए पेमेंट की है 20 लाख रुपए की, और 4 अगस्त को एडवांस पेमेंट हुई है 12 लाख रुपए की। XYZ achieved gross turnover 12 crore from the business during the previous year, during the financial year 21-22। तो XYZ बायर की टर्नओवर थी 21-22 पिछले साल में 12 करोड़ की, एंड द ग्रॉस बिजनेस टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल 22-23 टर्न आउट टू बी 9 करोड़। और इस साल की जितना ट्रांजेक्शन हुई है उस साल है 9 करोड़ की बायर की। तो बायर की पिछले साल की टर्नओवर 12 करोड़ की है, इस साल की 9 करोड़ की है। ठीक है। ग्रॉस बिजनेस टर्नओवर ABC सेलर फॉर फाइनेंशियल 21-22 वाज 6 करोड़, और सेलर की पिछले साल की टर्नओवर थी 6 करोड़ की। ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ इस पे टीडीएस के क्या प्रोविजन लगते हैं। तो आप क्लिक कर क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है, उस पे सेक्शन लगता है 194Q। सेक्शन याद करने हैं? बिल्कुल नहीं, गलत नहीं लिख के आना, सही जब भी लिखना जब 200% श्योर हो, नहीं तो मत लिखना। ठीक है। 194Q क्या कहता है? अगर कोई बायर गुड्स परचेज करता है फॉर एन अमाउंट 50 लाख से ज्यादा के, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा सेलर का 0.1%, 0.1% ऑन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पर 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है। इसमें बायर कौन होता है? इसमें बायर वो होता है बच्चों जो जिसकी पिछले साल की टर्नओवर, जैसा टीडीएस काट रहे हो उसके पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो इस केस में बायर है XYZ, इसके पिछले साल की टर्नओवर है 12 करोड़ की, इस साल की है 9 करोड़ की, बट इस साल की टर्नओवर रेलिवेंट ही नहीं है। 194Q लगने के लिए मुझे पिछले साल की टर्नओवर देखनी पड़ती है। तो पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल है 12 करोड़ की। तो 194Q में XYZ को ABC का टीडीएस काटना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? 50 लाख से ऊपर पे। इसमें कितने की पेमेंट की है? अच्छा, टीडीएस कटता कब है? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब एडवांस पेमेंट पे भी कटेगा। एडवांस पेमेंट में पेमेंट अर्लियर होती है ना, तो एडवांस पेमेंट पे भी कटेगा। फिर पेमेंट हुई कितनी है? 40, 2, 60, 72 लाख। 50 लाख से ज्यादा है, कितनी ज्यादा हुई? 22 लाख ज्यादा हुई। तो 22 लाख का 0.1%, 2200 रुपए का टीडीएस काटेगा XYZ ABC का। बहुत सिंपल था। ठीक है जी। बट आपको 2200 ऐसे नहीं लिखना, जब क्वेश्चन में डेट वाइज दिया है तो आपको डेट वाइज समझाना पड़ेगा। 1 अप्रैल को टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर? 2200 काट दो। बच्चों 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे टीडीएस है ना, ये 40 लाख 50 लाख क्रॉस नहीं हुआ, तो इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस नहीं कटेगा। बट जैसे 2 जुलाई आया 20 लाख, क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 60 लाख। तो 50 लाख से ऊपर कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख पे 0.1%, 1000 रुपए का टीडीएस। और 4 अगस्त को पूरे पूरे 12 लाख पे टीडीएस कटेगा, 0.1% 1200। तो 50 लाख लिमिट तो पहले एग्जॉस्ट हो चुकी है, टोटल 2200। ऐसे लिखाना पड़ेगा आपको। तो 2200 रुपए का टीडीएस काटेगी XYZ ABC का। फिर में ABC की टर्नओवर क्यों दी हुई है बच्चों? एक और प्रोविजन है 206C1H, वो लगता है सेलर पे, कि सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा ऑन सेम ट्रांजैक्शन। ये सेम अपना परचेज ऑफ गुड्स पे अगर 50 लाख से ऊपर सेम प्रोविजन है, बट इस केस में सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। और सेलर कौन होता है? जिसकी पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो।
तो होता क्या है बच्चों, अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है पिछले साल में तो 94 क्यू लग जाता है, अगर सेलर की टर्नओवर ऊपर है तो 2060 1H लग जाता है। बस सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, टीडीएस नहीं। और अगर दोनों की है तो 94 क्यू लग जाता है, और दोनों की नहीं है तो कुछ भी नहीं लगता, नो टीडीएस नो टीसीएस। ये क्वेश्चन वैसे भी टीडीएस का है, टीसीएस का नहीं है, है ना, स्पेसिफिक ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसने फिर भी क्लैरिफाई कर दिया कि टीसीएस की प्रोविजन लगेंगे ही नहीं, बिकॉज सेलर क्वालिफाई ही नहीं कर रहा। एबीसी जो है इसमें वो सेलर क्वालिफाई नहीं करता फॉर द पर्पस 2061H। क्यों नहीं करता? बिकॉज सेलर क्वालिफाई करने के लिए इसकी पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए, इसकी कितनी है 6 करोड़, तो इसलिए 2061H नहीं लगता, आपको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ टीडीएस के ऊपर है। ये सब मैं जनरली बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, माइंड में डाउट है तो क्लियर हो जाए, ठीक है ना जी। तो 194 क्यों लगेगा, एक्स वाई जेड को 2200 रुपये का टीडीएस काटना पड़ेगा, सिंपल सा। क्या एडवांस पेमेंट टीडीएस लगता है? बिल्कुल कटता है, अभी बताया ना मैंने आपको, बिकॉज टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर अर्लियर, तो इसलिए एडवांस में पेमेंट अर्लियर होती है तो एडवांस में टीडीएस कट जाएगा। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, will your answer be same if the gross turnover XYZ during the financial year बायर की टर्नओवर 21-22 में इंक्लूड 4 करोड़ टुवर्ड सप्लाई ऑफ मटेरियल फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो कह रहा है कि जो टर्नओवर है 12 करोड़ की ना 21-22 में बायर की XYZ की, अगर मैं कहूं इसमें 4 करोड़ टर्नओवर ऐसी है जो फॉर चैरिटेबल पर्पस की है, तो क्या आपका सेम रहेगा? मुझे जो मैंने कहा ना कि 10 करोड़ की लिमिट देखते हैं कि बायर की पिछले साल की टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए टू क्वालिफाई एज अ बायर, जिससे 194 क्यू लग पाए। वो टर्नओवर होती है टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस। और ये जो चैरिटेबल पर्पस के लिए हमने टर्नओवर किया है, नॉट चैरिटेबल पर्पस, नॉट रिगार्डेड द बिजनेस। तो इस केस में अगर इस 12 करोड़ में 4 करोड़ में चैरिटेबल पर्पस के हैं, चैरिटेबल पर्पस के हैं, तो 12 करोड़ की जगह 8 करोड़ की टर्नओवर आएगी। नाउ इट इज लेस देन 10 करोड़, तो देयरफॉर 194 क्यू नहीं लगेगा, तो ना 194 क्यू लगेगा और ना ही 2060 1H लगेगा, उसकी बात भी नहीं करनी। तो अगर टर्नओवर अब 4 करोड़ की है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए है, तो उस केस में XYZ पे नो टीडीएस, XYZ कोई टीडीएस नहीं काटेगी, सिंपल, ठीक है। बच्चों सारा प्रेजेंटेशन इसमें गिवन है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको रेफर नहीं कर रहे, सेम चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। MJ a part time director, सेकंड पार्ट है, सिर्फ 1 मार्क्स का। A part-time director of ABZ Private Limited was paid an amount of 2,49,000 commission on sale, which was not in the nature of salary for the period 1st April 22 to 31st March 23। तो सिंपल है, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर को सेल्स कमीशन दिया गया कंपनी ने, तो उस पर टीडीएस पूछ रहे हैं। तो आपको पता है अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई होता है तो उसको जो ही मिलता है उससे 192 में टीडीएस कटता है, पर अगर एम्प्लॉई नहीं है 192 में टीडीएस नहीं कट रहा तो 194 जे में टीडीएस कटेगा, है ना। इसमें साफ साफ जो कमीशन दे रहे हैं इज नॉट इन द नेचर ऑफ सैलरी, तो मतलब 192 में नहीं कट रहा, तो मतलब 194 जे में टीडीएस कटेगा। जे में किस रेट पे कटेगा? 10%। तो जो कंपनी है वो कितना टीडीएस काटेगी? 24,900, सिंपल, 2,49,000 का 10%, है ना, इसमें कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है। चलो थर्ड पार्ट 1 मार्क्स था, सिंपल सा। मिस्टर कुमार, अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एज 86 ईयर, ठीक है जी, इज अ रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है। ही गेट्स पेंशन ऑफ 72,000 पर मंथ। ही हैज हिज सेविंग अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा, अ बैंक नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 194P। तो 194P पे क्वेश्चन आ रहा है, तो कह रहा है एक सीनियर सिटीजन एम्प्लॉय है 86 ईयर्स के, उनको पेंशन मिलती है 72,000 पर मंथ की, 72,000 पर मंथ की। उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम बैंक अकाउंट भी है। ही रिसीव इंटरेस्ट ऑन सेम बैंक अकाउंट 15,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020। तो इस प्रीवियस ईयर में उसको 15,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा से। हिज पेंशन ऑल्सो क्रेडिट इन दिस अकाउंट, और इसी अकाउंट में जिसमें सेविंग बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट में उसकी पेंशन भी आती है। इन द सेम बैंक ही हैड डिपॉजिट ₹10 लाख इन अ टर्म डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 जुलाई 2022। और बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने एक एफडी भी करवाई है 1 जुलाई को 7% के सिंपल इंटरेस्ट पे। ही हैज नो अदर इनकम, कोई इनकम नहीं है, ठीक है जी। ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, ठीक है जी। जिसका रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑल्सो, आपने इस पर टीडीएस प्रोविजन बतानी है और ये भी बताना है क्या इसको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है या फिर नहीं भरनी है। तो आपको पता है सेक्शन 194P की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही लिखा है। 194P क्या कहता है बच्चों, और मैं जल्दी समझाता हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं है ब्रशअप हो जाएगा। 194P कहता है वो उस पर लगता है अगर एसएससी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ये कौन से होते हैं?
ये होते हैं हु इज अ रेजिडेंट प्लस 75 ईयर्स और मोर एज एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर। तो इनको एक ऑप्शन दे रखा है, बट प्लस ये कौन होंगे, एसएससी को स्पेसिफाई तो होना ही चाहिए, मतलब 75 साल से ज़्यादा का होना ही चाहिए, पर जो उसकी इनकम है वो होनी चाहिए ओनली पेंशन इनकम, अपनी पेंशन इनकम हो, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है, बट ये जो इंटरेस्ट है फ्रॉम द सेम बैंक जहां पे उसकी पेंशन आ रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो एसएससी एन ऑप्शन, मैंडेटरी नहीं है, एसएससी का ऑप्शन है, ही कैन ऑप्ट फॉर सेक्शन 194P। ऑप्ट करेगा तो क्या होगा, बैंक उसकी पूरी इनकम कंप्यूट करेगा और जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उतना अमाउंट का टीडीएस काटेगा, और इस केस में इंप्लॉय को, एसएससी को अपनी आईटीआर भरने की, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इस केस में क्या 194P एप्लीकेबल हो रहा है, क्या एसएससी एलिजिबल है। मिस्टर कुमार रेजिडेंट है, 86 ईयर्स के हैं, तो स्पेसिफाइड तो हो ही गए, ठीक है जी, वो वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इनकम क्या क्या है, एक तो पेंशन इनकम आ रही है 72,000 रुपए की, प्लस सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, प्लस एफडी का इंटरेस्ट है। ये जो इंटरेस्ट है क्या सेम बैंक से है जिस बैंक में इंटरेस्ट पेंशन आ रही है, बिल्कुल सर, इसने लिखा सेविंग बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, इसी अकाउंट में इसकी पेंशन आती है, हिज पेंशन ऑल्सो क्रेडिट दिस अकाउंट, और इन द सेम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने एफडी करवाई है। तो 194P की सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, पेंशन भी है और इंटरेस्ट की इनकम है, ये दो इनकम और कोई इनकम नहीं है, और ये इंटरेस्ट भी सेम बैंक से है जिसमें पेंशन आ रही है। ठीक है जी, तो अब दिस मिस्टर कुमार कैन ऑप्ट फॉर 194P। अगर ये ऑप्ट करते हैं तो एसएससी कैसे, तो बैंक क्या करेगा, इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा, पहले सैलरी हेड की इनकम कंप्यूट कर लें, 72,000 की पेंशन है, विच कम्स टू, पेंशन जो है अपनी पेंशन सैलरी हेड में जाती है ना, पता है आपको, 8,64,000, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। पेंशन अगर मिलती है तो सैलरी हेड में हमेशा मिलेगी, 8,14,000 की सैलरी आ गई, 15,000 रुपये का इसका इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का, है ना, राइट, 15,000 रुपये का इंटरेस्ट है, और इसने एफडी करवाई है 7% पे 1 जुलाई को, तो एफडी का इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने की एफडी है, 10 लाख की है ना, 10 लाख की, तो 10 लाख इंटू 7%, 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, तो 9 महीने का है ना, तो ये इंटरेस्ट हो गया, 10 लाख का 7% से 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला मैंने, 52,500, तो जीटीआई आ गई उसकी प्लस 15,000 प्लस 8,14,000, 8,81,500। कोई डिडक्शन भी है क्या, बैंक डिडक्शन भी देगा 94P में, बिल्कुल देगा, ऐसे नॉर्मल टैक्स कंप्यूट होगा जैसे आप खुद कंप्यूट कर रहे हो, तो कोई डिडक्शन नहीं है, बट टीटीबी मिल जाएगा बिकॉज सीनियर सिटीजन है और इंटरेस्ट की इनकम है 50,000 रुपये का, है ना, तो 50,000 का टीटीबी मिल गया। सेक्शन लिखना है, अगेन सेक्शन मत लिखो जब तक 100% श्योर नहीं हो। तो मेरा टीआई आ गया बच्चों 8,31,500 का। अब टैक्स इतना आ गया, माइनस, देखो ये सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर है ना, क्या एज है, 86 ईयर्स की, तो स्लैब हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख तक नो टैक्स, और 5 लाख के बाद 20%, तो 66,300 प्लस 4%, तो ये आ गया बच्चों आपका इंटू 1.04, 68,952 का बैंक टीडीएस काटेगा, और अगर बैंक टीडीएस काटता है तो एसएससी को अपनी आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। सिंपल थे तीनों पार्ट, पहला 194Q का, सेकंड 194J का, फिर 194P का, तीनों अमेंडमेंट नहीं है इस बार, आईसीआई ने कोई भी अमेंडमेंट नहीं पूछी आपसे। और देखें क्या जल्दी से आंसर, इसी बहाने आपका ये भी नजर आ जाएगा आपको। तो याद है हमने 50 और 40 निकाला था, आर में 50,000 और एनआर में 40,000। पहले में 194Q लगा, टीडीएस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 2200 रुपये का टीडीएस था। उसके बाद 194J में 24,900 रुपये का टीडीएस था 10% के हिसाब से, और 194P में 68,952 का टीडीएस है ना, और फिर उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। गुड, नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हो भी गए, सिंपल सिंपल लगे, कोई दिक्कत नहीं लगी, पेपर इजी था एज आई टोल्ड यू। 3 पार्ट ए, मिस्टर आर्यन आ रेजिडेंट, आ छोटा है, ए छोटा आएगा, आ छोटा आएगा, कोई नहीं, आ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 58 ईयर्स,
sells unlisted shares in a private sector company on May 17, 2022 for ₹10 lakh. The shares were bought on 1st August 2012 for consideration of 2 lakh. तो 2022 में बेचे हैं, 2012 में खरीदे थे, 10 साल बाद बेचे हैं, लॉन्ग टर्म हो गए। ठीक है जी, कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। 2 लाख में खरीदे थे आपने, 10 लाख में बेच दिए। इंडेक्सेशन कर लेंगे क्योंकि अनलिस्टेड है तो 112A तो लगेगा नहीं। मिस्टर आर्यन पेड 2000 ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर। ठीक है जी। मिस्टर आर्यन डिपॉजिटेड 5 लाख इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 15 जून। तो उसने 5 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डाले हैं। कब डाले हैं? 15 जून को, रिटर्न फाइल करने से पहले, लिखा भी हुआ है। बिफोर फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2024। ठीक है। ऑन अप्रैल 30, 2024 ही विदड्रॉज 4,50,000। तो 5 लाख डाले थे, उसमें 4.5 लाख निकाल लिए। एंड परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली ऑन May 1, 2024 फॉर 4,50,000। तो जो कैपिटल गेन हुआ था किस पे हुआ था? ऑन सेल ऑफ शेयर। उसका जो कैपिटल गेन हुआ इसने अपना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाला, उसको उसके किस पे यूटिलाइज किया? फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? 54F, है ना। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2 सेक्शन में खरीदी जाती है, 54 और 54F में। तो 54 में क्या बिका होना चाहिए? आपकी ओरिजिनल एसेट कौन सी होनी चाहिए? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 54 लगता है। बट अगर किसी और कोई और एसेट, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और एसेट बेच के अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 54F लगता है। 54F की बात कर रहे हैं। CI दे रखा है, हमें निकालना क्या है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। तो 23-24 में क्या कैपिटल गेन टैक्स होगा? और टैक्स ट्रीटमेंट विद मेंशन रेवेन्यू असेसमेंट ईयर ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं जल्दी से, सिंपल सा है। तो पहले कैपिटल गेन निकाल देते हैं 23-24 का। ए बाय 23-24 का कैपिटल गेन। सेल कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए की, कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, बट इंडेक्स करनी पड़ेगी। यही क्या है? 22-23 का जब ट्रांसफर किया है 331 और बढ़ा के रखा था 200, तो 331 बटा 200, ये कितना आ गया? 2 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाई 200, 3,31,000। और 2,000 रुपये का शायद ब्रोकरेज था, राइट। 2,000 रुपये का ब्रोकरेज। तो आपका कैपिटल गेन आ गया बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख माइनस 3,31,000 माइनस 2,000, 6,67,000 ग्रॉस आ गया। बट अभी आपको 54F की एग्जम्पशन देनी बाकी है। 54F में क्या है? 54F में क्या होता है बच्चों? आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। अगर आपने नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दिया तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ। जितना कम करोगे उतना प्रोपोर्शनेटली कम माफ होगा। नेट कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख, बट ब्रोकरेज दिया 2,000, तो 9,98,000। आप चाहे 9,98,000 का घर खरीद लो या फिर रिटर्न की ड्यू डेट से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो, तो पूरा पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। बट इसने कितना जमा करवाया है रिटर्न की ड्यू डेट से पहले? सिर्फ 5 लाख रुपए, तो प्रोपोर्शनल माफ करना पड़ेगा। अगर पूरा पूरा 9,98,000 जमा करवा देता तो कितना माफ होता? 6,67,000। कितने पे? 9,98,000 पे। तो 5 लाख पे कितना माफ होगा? प्रोपोर्शनल निकाल दिया। ये क्या आया? इन डिवाइडेड बाय 9,98,000 इंटू 5 लाख, 3,34,168, 3,34,168। तो कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना आ गया आपका? लॉन्ग टर्म लेस 667,000, 3,32,832। दिस इज द कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल इन AY 23-24। सिंपल था, 54F की एग्जम्पशन देनी थी प्रोपोर्शनेटली, और कुछ भी नहीं था। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल हो गया मेरा। सेकंड पार्ट कह रहा है टैक्स ट्रीटमेंट विद मेंशन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। तो जो अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया उसका टैक्स ट्रीटमेंट बताओ। ठीक है ना। तो 54F में क्या होता है बच्चों? आपको फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल तक या तो घर खरीदना है या 3 साल तक घर बनाना है। एक साल पहले भी कर सकते हैं, वो बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डेट ऑफ ट्रांसफर है May 17, 2022, घर का खरीदा अप्रैल 30, 2024, तो 2 साल के अंदर खरीद लिया तो बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। अप्रैल 30, May 16, 2024 तक खरीद सकते थे, अप्रैल 30 में खरीद लिया। नहीं खरीदा है इन्होंने 1 मई में, अप्रैल 30 में विड्रॉ किया और 1 मई में कर लिया, तो विद इन 2 ईयर्स ही है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट इन्होंने जो
एग्जम्पशन ली थी वो ली थी 5 लाख रुपए पे, और यूटिलाइज किया है सिर्फ 4.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए जो बच गया वो आपको कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। तो बच्चों पूरा 50,000 टैक्स हो जाएगा? नो। देखो, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, तो 5 लाख इन्वेस्ट करने पे जो डिपॉजिट किया था उस पे पूरे 5 लाख की एजम्पशन बेनिफिट थोड़ी मिला था। बेनिफिट कितना मिला था? प्रपोर्शनल मिला था, 3,34,000 रुपए का, है ना, 168 रुपए। तो मोटा 3,34,000 का बेनिफिट मिलेगा 5 लाख डिपॉजिट करने पे। अब 50,000 आपने अगर यूटिलाइज नहीं किया तो प्रपोर्शनल बेनिफिट तो विड्रॉ करूंगा ना मैं, जितना बेनिफिट दिया है उतने तो विड्रॉ करूंगा उसके प्रपोर्शनेट में, जितना बेनिफिट दिया ही नहीं उतना ज्यादा विड्रॉ कर लूंगा। तो 5 लाख के लिए बेनिफिट कितना किया? 3,34,000 का। तो 50,000 का आपने अपना अनयूटिलाइज आ गया, तो इसके प्रपोर्शनल में जो भी बेनिफिट दिया था विड्रॉ कर लेता हूं। तो 3,34,168 रुपए का आपका बेनिफिट था फॉर 5 लाख। तो 50,000 के लिए कितना था जो मैं फुलफिल नहीं कर पाया? 334,168 डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, विच कम्स टू 33417। ये अमाउंट मेरा टैक्स हो जाएगा। समझ रहे क्यों? क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मैं 2 साल तक घर खरीद लूंगा, इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट स्कीम में रिटर्न से पहले 5 लाख में डाल दिए थे। आपने इस वादे को सच मान के मुझे 5 लाख के ऊपर एजम्पशन दे भी दी, ठीक है। बट अब मैं 50,000 रुपए का घर नहीं खरीद पाया, तो जितना 50,000 के प्रोपोर्शनल मुझे एजम्पशन दी थी वो हमसे विड्रॉ कर लो, उस पर टैक्स दे देता हूँ। तो उसके प्रोपोर्शन में आपको 33417 का अमाउंट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये आप टैक्स किस साल दोगे, स्पेसिफिकली पूछा गया है, मेंशन रेलेवेंट असेसमेंट हियर। अब बच्चों 54F में हमेशा जो अंडर अमाउंट रह जाता है वो टैक्स होता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, ये सेक्शन में ही लिखा हुआ है। तो 3 साल का पूरे हो रहे हैं, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कब थी? 17 मई 2022। तो 3 साल पूरे हो गए 16 मई 2025। तो ये जो अनयूटिलाइज अमाउंट पे जो ये कैपिटल गेन है 33,417, ये 33,417 कब टैक्स होगा? PY 25-26 में और AY 26-27 में। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है कि एक्चुअली क्या, मैं आपको समझाता हूँ कंफ्यूजन क्या आ रही है। कंफ्यूजन आ रही है कि इसने जो यूज किया है पैसा वो किया है परचेज के लिए, और परचेज करने का टाइम होता है 2 ईयर, है ना, विच एक्सपायर्स ऑन 16 मई 2024, 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। बट तो अब ये क्वेश्चन ये चाह रहा है आपसे कि आप ये बोलो कि 2 साल बाद, जैसे 2 साल का टाइम पूरा हुआ उस साल ही टैक्स हो जाएगा। बट नो, आप चाहे परचेज के लिए यूज करो चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा है वो जो अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया वो टैक्स होगा ओनली ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने जो पैसा पार्शियल विड्रॉ किया है वो परचेज के लिए यूज किया फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। सेक्शन के अंदर ही लिखा हुआ है 3 ईयर्स, तो इसलिए आपने चाहे परचेज के लिए भी यूज किया है, जो अनयूटिलाइज अमाउंट का प्रोपोर्शनल इनकम जो टैक्स बनता है, प्रोपोर्शनल इनकम बनती है 33417, है ना, वो टैक्स होगी ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज इन द ईयर PY 25-26। ठीक है जी, और जल्दी से देख लें एक बारी। देखो 332,832 यही मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, 332,832, 332,832 टैक्स हो जाएगा AY 26-27, 33417, 33417 AY 26-27। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो 4 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का सैलरी का क्वेश्चन है बच्चों। आओ, सिंपल होता है, सैलरी आपको रटा हुआ है, ऐसे चुटकी मार के कर लेते हो। मिस नीलिमा, a resident of Delhi, was employed by LMN Limited up to 15 March 1992, 92 जब तक पैदा भी नहीं हुए थे शायद, जब तक उसने LMN के साथ जॉब काम किया कोई कंपनी के साथ, ठीक है। एट टाइम ऑफ लिविंग LMN Limited, she was paid ₹350,000 leave salary, out of which 59,000 were exempted from the tax under section 1010AA। तो जब 92 में उसने जॉब छोड़ी LMN की तो उसको लीव सैलरी मिली थी, उसने एग्जम्पशन क्लेम की थी लीव सैलरी की जो होती है रिटायरमेंट पे या ऑन लिविंग ऑफ द जॉब, और 59,000 की। ठीक है, आज समझ पा रहे हो कहाँ पे इंडिकेशन जा रहा है। Thereafter, she joined CD Private Limited and received 4,14,000 as leave salary at time of retirement on 31st December 2022। इस साल जो रेवेन्यू प्रीवियस ईयर मेरा 22 थी वो रिटायर हुई है 31 दिसंबर 22 को, और जब रिटायर हुई है CD से, CD प्राइवेट लिमिटेड में उससे काम कर रही थी, उसको लीव सैलरी मिले 4,14,000 की। ठीक है जी,
In addition, she received a gratuity of rupees 12 lakh from the employer. She is not covered by payment of gratuity act. इस शादी में 4,14,000 की ग्रेचुटी मिली 12 लाख रुपए की. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग 11 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2022. तो 1 फेब से 31 जुलाई तक उसकी पर मंथ की सैलरी थी 22,600 की. 1 फेब से क्यों दी है, मुझे 1 अप्रैल से चाहिए. अभी देखते हैं. 1 अगस्त से 31 दिसंबर की 22,900 की सैलरी है. इंक्रीमेंट हो गया था 300 रुपये का. ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 14 ईयर 7 मंथ. तो जब जो रिटायर हो रही है सीडी लिमिटेड से, उसने सीडी लिमिटेड के साथ 14 साल 7 महीने काम किया. ठीक है जी. लीव एंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर, उसको हर साल 45 दिन की लीव एंटाइटलमेंट थी और उसने टोटल लीव अवेल की है ड्यूरिंग द सर्विस 90 दिन की. लीव एट अ क्रेडिट टाइम ऑफ टाइम में 18 महीने की बच गई. कैसे निकाली होगी इन्होंने, देखो 45 दिन हर साल मिलते थे इंटू 14 साल, 630 लीव मिली उसको, उसने अवेल की है 90 डेज की. तो उसके बाद 540 दिन की लीव बच गई. तो 540 डिवाइड बाय 30, 18 महीने की, चाहे 18 महीने करो चाहे 540 दिन की रहे. ठीक. इस 540 दिन की जो लीव बच गई उसके पैसे मिले इसको 4,14,000 रुपए, जो ऊपर लिखा है. शी ऑल्सो रिसीव रुपीज 5,20,000 फ्रॉम अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ विच शी वॉज अ मेंबर. तो यूआरपीएफ से उसको 5,20,000 रुपए मिला है. दिस कॉन्स्टिट्यूट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख, एम्प्लॉयर टू 10, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 60,000 एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000. तो 5-20 का ब्रेकअप दे रखा है. एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख, एम्प्लॉयर है 210, इंटरेस्ट है एम्प्लॉय पे 60,000 और एम्प्लॉयर में 50,000. तो 5-20 बन गया ये 410, 470 और 5-20 है ना. एक बार इंटरनल चेक कर लिया करो. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 23-24 क्लियरली शोइंग ऑल वर्किंग. इग्नोर सेक्शन 115 BAC. ठीक है जी. आपको इसकी टोटल इनकम निकालनी है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा पार्ट दिए नहीं कर रखे. अलाउंस की प्रगति का कोई मतलब नहीं है. आओ या नए पेज पे स्टार्ट करते हैं. तो नॉर्मल सैलरी है बच्चों 9 महीने की, अप्रैल से दिसंबर की. तो इसकी सैलरी कब कब बढ़ी है, 1 अगस्त से बढ़ी है. तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की 22,600, 22,600 इंटू 4 कितना हो गया 90,400 और 22,900 है ना, इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5, 9 महीने की सैलरी आ गई इस साल की आपकी. 22,900 इंटू 5, 1,14,500 नॉर्मल सैलरी होगी जो उसको मिली होगी, प्लस 90,400, 2,04,900. ठीक है जी, नॉर्मल सैलरी हो गई. इसके अलावा उसको 3 चीज़ और मिली है. एक तो लिव एनकैशमेंट, एक ग्रेचुटी और एक यूआरपीएफ से पैसा. हर एक को एक एक करके देखें. लीव एनकैशमेंट कितनी मिली है उसको, 4,14,000 रुपये. अब लीव एनकैशमेंट जब मिलती है आपको एट द टाइम ऑफ लिविंग द जॉब, वो एग्जाम्प्ट होती है सब्जेक्ट टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 लिमिट्स. 4 लिमिट्स हैं. सबसे पहली कितनी है, जो अमाउंट रिसीव हुआ 4,14,000. सेकेंड लिमिट कौन सी है बच्चों आपकी, 3 लाख की. बट 3 लाख की लाइफ टाइम की लिमिट है आपकी. पूरी जिंदगी में आपको 3 लाख की मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी टुवर्ड्स लीव एनकैशमेंट. इसमें से कुछ पहले आपने अवेल की हुई है क्या, की है, याद है आपको एलएमएन के लिए जो ऊपर हमने पढ़ा था, 59,000 का बेनिफिट तो ले चुकी है पहले ही लीव सैलरी का. तो 3 लाख में से अब उसके बाद लिमिट कितनी बच गई, अनएग्जॉस्टेड लिमिट कितनी बच गई, 2,41,000. तो इतना ही बेनिफिट ले सकती है. ठीक है ना. तीसरी लिमिट क्या होती है बच्चों, 10 मंथ सैलरी, और सैलरी का मतलब होता है एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ. ठीक है ना. बेसिक प्लस डीए टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें. इसमें नॉर्मल सैलरी दी हुई है ना. ये दोनों सैलरी दे रखी हैं 1 फेब से लेकर 31 दिसंबर तक. तो आपको 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालनी है, उसको 10 महीने से मल्टीप्लाई कर देना है. बट जो एवरेज सैलरी है ये है लास्ट 10 मंथ की, इमीडिएटली बिजनेस डेट ऑफ रिटायरमेंट. रिटायर हो रही है 31 दिसंबर की, तो लास्ट 10 मंथ कौन से हो गए, मार्च टू दिसंबर. ठीक है ना जी. अब मार्च टू दिसंबर की सैलरी कौन सी थी, ये सैलरी रखे 1 फेब से, हमें चाहिए मार्च से. तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने की सैलरी 22,600 और 5 महीने की सैलरी 22,900 है ना. 10 महीने हो गए आपके. तो 22,600 इंटू 5 1,13,000 और 22,900 इंटू 5
1,14,500, 1,13,000। तो बच्चों ये आ गया आपका 227500 डिवाइडेड बाय 10। ये एवरेज सैलरी आई आपकी पर मंथ की। अब कितने महीने की निकालनी है? 10 महीने की। तो ये आ गई 22750। ठीक है ना, जीरो, ये 10 कट जाएगा, 2,27,500। और चौथी लिमिट क्या होती है, समझ पाए ना? कुछ नहीं है, बस 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है। पहले मैंने एवरेज सैलरी निकाल ली। एवरेज कितनी है? मार्च से दिसंबर तक की 10 महीने की सैलरी निकाल ली, वो आई इतनी। इसको डिवाइड बाय 10 किया तो एवरेज हो गई। और निकालनी भी इसको 10 महीने की, मल्टीप्लाई भी 10 कर दिया, तो ये लिमिट आ गई। तो लास्ट लिमिट कौन सी है आपकी? कैश इक्विवेलेंट टू द अनअवेड लीव। अगर अब जो अनअवेड लीव जाएगी उसके इक्विवेलेंट आपको कितना कैश चाहिए, कितना कैश मिलता। बट जो अनअवेड लीव निकालनी है वो किस बेस पे निकालनी है? इफ शी वॉज एंटाइटल टू 30 डे लीव फॉर ईच ईयर। इस क्वेश्चन में इसको कितनी लीव एंटाइटल थी? 45 नहीं। अगर 30 डे होती तो कितनी अनअवेड लीव बचती, उसके उसके प्रोपोर्शन में कितना अमाउंट बनता है, कितनी सैलरी बनती है, वो एक लिमिट हो जाएगी। ठीक है जी। अगर 30 डेज होती है, हर साल को छुट्टियां मिलती, तो 14 साल में उसको 420 का एंटरटेनमेंट मिलता। लेकिन उसने 90 की ले भी ली, तो अनअवेड लीव बच गई 330। अब 330 की सैलरी निकाल लो। तो एक महीने की एवरेज सैलरी कितनी है? देखो अभी हमने निकाली हुई है 227500 डिवाइड बाय 10। तो पर मंथ की आ गई 22750। एक दिन की आ गई डिवाइड बाय 30 करके। मुझे 330 दिन की चाहिए, तो ये आ गया 330 इंटू 22750 डिवाइडेड बाय 30, 250,250। तो लीस्ट कौन सा हो गया? लीस्ट हो गया बच्चों ये वाला, 2,27,500। तो लीस्ट सैलरी मिल कितनी है? 4,14,000। इसमें से 2,27,500 की एजम्पशन मिल जाएगी आपको, और आपकी लीव साइड टैक्स हो जाएगी 1,86,500। क्लियर है? कोई डाउट? पहली लिमिट सिंपल थी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सेकंड लिमिट थी लिमिट वाली, 3 लाख की टोटल एजम्पशन मिलती है आपको, बट 15,000 पहले ले चुके हो, तो ये 3 लाख की पूरी लाइफ टाइम की लिमिट है, तो अब 2,41,000 की ही मिलेगी। तीसरा 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं थी। एवरेज सैलरी 22,750, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 महीने की सैलरी के लिए, बाई 2,27,500। और लास्ट जो 30 दिन अगर लीव मिलती है आपको, 30 डेज की लीव एंटाइटलमेंट होती है आपको हर साल की, तो जितनी भी अनअवेल लीव बची है आपकी, उसका आपका इक्वलेंट सैलरी निकाल दिया। तो 30 दिन की लीव मिलती होती, 330 दिन अनअवेल बच जाती, तो एवरेज के हिसाब से निकाल दिया। थर्ड कंपोनेंट क्या मिला है बच्चों आपको? ग्रेचुटी। राइट, वो कितनी मिली? आई थिंक 12 लाख की मिली है। राइट, 12 लाख। इसकी 3 लिमिट एग्जामिशन की, साफ साफ लिखा है शी इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो पहली जो लिमिट है वो तो सिंपल सी लिमिट होती है हर जगह, 12 लाख रुपए जितना रिसीव हुआ। सेकंड लिमिट क्या है? लिमिट 20 लाख रुपए की। लेकिन ये 20 लाख भी लाइफ टाइम लिमिट है। बट पिछली बार जो एलिमेंट में था उसको ग्रेचुटी कुछ मिला ही नहीं था, कुछ लिखा ही नहीं, तो उसने कोई एग्जामिशन क्लेम ही नहीं की। जैसे 20 लाख की लिमिट पूरी अनएग्जॉस्टेड है, हम पूरी क्लेम कर सकते हैं। और तीसरी लिमिट क्या होती है? अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में कवर ना हो तो 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ऑफ सर्विस। कितने साल कंप्लीट किए? 14 साल। तो हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी मिलेगी। सैलरी कौन सी होती है? अगेन एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ। बट इसमें कैच है, जो लास्ट 10 मंथ होते हैं ना इसमें ग्रेचुटी में, ये होते हैं 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने आप रिटायर हो रहे हो उस महीने को छोड़ दो, उसके पिछले वाले 10 महीने। तो आप रिटायर किस महीने हो रहे हो? दिसंबर में, तो पूरा पूरा दिसंबर को छोड़ना पड़ेगा आपको, उसके पिछले वाले 10 महीने, मतलब फेब टू नवंबर, है ना? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीने हो गए। लीव एंड कैश में जो किया था उसमें से हम डेट को छोड़ते हैं, फिर इसलिए डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 दिसंबर की साइन लेते हैं, उससे पहले लेते हैं। पूरा पूरा महीना ही आ रहा था इसलिए हमने पूरा ही लिया है, मार्च टू दिसंबर। बट ग्रेचुटी में जिस महीने रिटायर हो पूरे महीने को छोड़ते हैं, तो दिसंबर को छोड़ा, तो फेब टू नवंबर की जो भी सैलरी बनती है उसको एवरेज निकालो, और फिर वो एवरेज सैलरी आएगी, उस सैलरी को आप 15/30 करोगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है ना? ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है, जल्दी कर रहे हैं बिकॉज पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो फेब टू नवंबर की सैलरी कितनी आई? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने की 22,600, है ना? तो 22,600 इंटू 6 प्लस 22,900 इंटू 4, है ना, नवंबर तक की।
ये आ गई 1 महीने की सैलरी आपकी। अब आपका ये आ गई 15 दिन की सैलरी आपकी, और 14 साल आपने काम किया, तो 15 डे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, तो 14, ठीक है ना जी। तो 22,600 × 6, 1,35,600 तो ये आया, और 22,900 × 4 प्लस 91,600, हाँ, 1,35,600 डिवाइडेड बाय 10, तो एवरेज सैलरी आई पर मंथ की 22,720। याद है यहाँ पे 22,750 आई थी, रख समझ आ गया ना। जो ग्रेचुटी में 10 मंथ है वो बेसिकली द मंथ ऑफ रिटायरमेंट है, तो दिसंबर महीने को नहीं लिया, इसलिए मुझे फेब तक लेना पड़ा। इसीलिए क्वेश्चन में फेब तक की सैलरी दे रखी है। हम पूछ रहे थे ना फेब से क्यों दे रखी है, मतलब पैसे चाहिए, ग्रेचुटी के लिए मुझे फेब से चाहिए सैलरी, इसलिए। अगर ना देता तो मैं रिज्यूम कर लेता कि जो अप्रैल की सैलरी है वही मार्च अप्रैल में रही होगी, मार्च और फेब में रही होगी, इंटू 15/30, ये आ गई आपकी 15 दिन की सैलरी, 11,60 इंटू 14, तो 159,040, ये थर्ड लिमिट आ गई, लोएस्ट आ गई ये वाली, तो इतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 59,040। तो टैक्सेबल कितनी हो जाएगी आपकी 10,40,960, ठीक है जी। अब लास्टली आपको पैसा मिला यूआरपीएफ से, तो आपको पता है अगर यूआरपीएफ से एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड लिविंग का जो पैसा मिलता है तो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्स होगा जो पैसा मिला, इसका इंटरेस्ट भी सैलरी हेड में टैक्स होगा, इंटरेस्ट और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अदर सोर्स में टैक्स होगा, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं होगा बिकॉज इसमें एटीसी मिला भी नहीं होगा जब कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा, है ना, नॉर्मल नॉर्मल। तो अब देख लेते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट जो सैलरी हेड में टैक्स हो रहा है वो कितना है, 2, 10 और 50, तो 2,60,000 तो आपका सैलरी हेड में टैक्स होगा इन दोनों का मिला के, और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में जो इंटरेस्ट है 60,000 रुपये, वो आपका अदर सोर्स में टैक्स होगा, और आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए जो है वो कहीं भी टैक्स नहीं होगा, है ना। चलो क्वेश्चन मांग रहा है टोटल इनकम, अब तो बड़ा सिंपल है, अब निकाल देते हैं। तो पहले सैलरी हेड में टोटल इनकम निकाल लें, सैलरी हेड की इनकम निकाल लें। सैलरी हो गई आपकी कितने की, अभी ऊपर निकाला था ना हमने, 2,04,900 रुपए की सैलरी है, 2,04,900 9 महीने की। टैक्सेबल लीव सैलरी आ गई आपकी 186,500, 186,500। टैक्सेबल ग्रेचुटी आ गई 10,40,000, कितना था बच्चों 960, और यूआरपीएफ का एम्प्लॉयर और उस पर इंटरेस्ट आ गया आपका 2,60,000 था ना, राइट, 2,60,000। ये हो गया आपकी ग्रॉस सैलरी, इसमें से 50,000 की स्टैंड डिडक्शन मिल जाएगी, ये आ गया आपकी इनकम अंडर सैलरी। तो ये आ गया 186,500, 2,900, 2,60,000, 16,92,360 रुपये लेस 50,000, 16,42,360। और एक आपकी इनकम अदर सोर्स की भी है, कौन सी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट 60,000 रुपये का, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे टोटल इनकम आनी है अपना, कोई रिडक्शन तो है नहीं, तो यही जीटीआई होगी और यही टीआई होगी, प्लस 60,000, 17,02,360 इज द टोटल इनकम। सिंपल क्वेश्चन, गुड। सैलरी क्वेश्चन वैसे भी सिंपल होते हैं। एक छोटा सा पॉइंट था एवरेज सैलरी का। सी पार्ट, from the following calculate taxable amount under proper head of income for the financial year 22-23 of Mr. L, who is resident and 56-year-old. The event should form part of the income, part of your answer. तो दो चीज़ निकालनी है आपने, आपने इनकम बतानी है कितनी टैक्सेबल है और किस हेड में टैक्सेबल है, ठीक है जी।
4 पॉइंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर पॉइंट 1 मार्क्स का। 2 चीज़ों के मार्क्स होंगे, अमाउंट बताने के और हेड बताने के। तो क्या डिविडेंड 50,000 रिसीव्ड इन अप्रैल 2022। द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एलएमएन लिमिटेड एट इट्स एजीएम हेल्ड इन अक्टूबर 2021। ठीक है जी। डिविडेंड बच्चों हमेशा अदर सोर्स में टैक्स होता है। अब कितना टैक्स होगा, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, 50 का 50 टैक्स होगा, बट डिविडेंड टैक्स होता है बच्चों सेक्शन 8 के हिसाब से जब डिक्लेयर होता है या रिसीव होता है विच एवर इज अर्लियर। ये डिक्लेयर हुआ था अक्टूबर 21 में, रिसीव हुआ है अप्रैल 22 में। डिक्लेयर होता पिछले साल प्रीवियस ईयर 21-22 में, रिसीव हुआ है इस साल प्रीवियस ईयर 22-23 में। तो विच एवर इज अर्लियर, तो जब डिक्लेयर हुआ था 21-22 में टैक्स हो गया होगा, तो अब दोबारा से टैक्स थोड़ी करेंगे, तो 22-23 में ये नील, कोई टैक्स नहीं होगा। अगर होता तो अदर सोर्स में होता, पर 22 में टैक्स नहीं होगा बिकॉज 21-22 में ये अदर सोर्स में टैक्स हो चुका होगा। ठीक है जी, तो टैक्स लायबिलिटी नील, ये इनकम कंप्यूट नहीं होगा। एडवांस फॉर सेकंड पॉइंट है एडवांस फॉरफिटेड अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ऑन 1 मई 2022 एज अ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर कैपिटल एसेट डिड नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर कैपिटल एसेट। तो आपको कैपिटल से ट्रांसफर करा था सैसी, उसका बयान लिया, एडवांस लिया, वो फॉरफिट कर लिया क्योंकि कैपिटल अपना नेगोशिएशन अपना मैच्योर नहीं हुई। ठीक है जी, नेगोशिएशन ऑफ द ट्रांसफर डिड नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर। ठीक है जी, मैच्योर नहीं। जो एडवांस प्रॉफिट होता है ये भी अदर सोर्स में टैक्स होता है, तो 1 लाख रुपए जो मिला आपको अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा, नॉर्मल, बड़ा सिंपल सा था। कैश के रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सन 51,000। तो जो बच्चों गिफ्ट मिलता है वो अदर सोर्स में टैक्स होता है, बट कुछ एग्जेम्पशन है। अगर रिलेटिव से मिलेगा तो एग्जाम्प्ट होगा, रिलेटिव से मिला नहीं, नॉन रिलेटिव से मिला तो ठीक है जी। अपनी वेडिंग में मिलेगा तो एग्जाम्प्ट होगा, अपनी वेडिंग में मिला है नहीं, वेडिंग ऑफ द सन पे मिला है, अपने बेटे की वेडिंग में मिला है, टैक्सेबल होगा। 50,000 से कम मिलेगा एग्रीगेटेड अमाउंट तो एग्जाम्प्ट होगा। कितना मिला, 51,000, तो पूरा का पूरा 51,000 टैक्स होगा अदर सोर्स में, सिंपल सा था। ये तो आपको ऐसे चुटकी में पता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बाइक से ही रिसीव 99,000 पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ डिसीज्ड वाइफ। तो डिसीज्ड वाइफ के एम्प्लॉयर से, मतलब फैमिली पेंशन की बात कर रहा है, मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, मेरी डिसीज वाइफ का एम्प्लॉयर था, तो वो अपना वो मिल रही है फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन टैक्स होती है बच्चों अदर सोर्स में, बट पेंशन जो टैक्स फैमिली पेंशन जो होती है उसमें एक डिडक्शन मिलती है, कितने अमाउंट की, 1/3 ऑफ द पेंशन ऑफ 15,000 विच एवरेज लेस, तो मैक्सिमम 15,000 रुपए तक की। कितनी पेंशन मिली है, 99,000, तो 1/3 कितना हो गया, 33,000 और 15,000 विच एवरेज लेस, 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, तो टैक्स कितना अमाउंट होगा, 84,000। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आने लायक बिल्कुल नहीं डिजर्व करता, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। चारों इनकम मतलब सोर्स में टैक्स होती है, डिविडेंड टैक्स नहीं होगा बिकॉज पहले टैक्स हो चुका है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एडवांस फॉरफिट सीधा सीधा क्वेश्चन था, 1 लाख रुपए 10 सोर्स में टैक्स होगा। कैश गिफ्ट सीधा सीधा क्वेश्चन है, 51,000 रुपए 10 सोर्स में टैक्स होगा। फैमिली पेंशन सीधा सीधा क्वेश्चन है, अदर सोर्स में टैक्स होगा, बट 15,000 की डिडक्शन मिल जाएगी तो 84,000 ही टैक्स होगा। हाफ 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 मार्क्स हेड का होगा, हाफ हाफ मार्क्स लिखने का टैक्सेबल है या नहीं है, अगर है तो कितना अमाउंट है। चलो बच्चों, वी केम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A। अब कुछ मुश्किल लगी नहीं ना, गुड। मिस्टर जे, ए पार्ट है, a resident individual furnished the following particular of his income and other details for the previous year 22-23। कुछ लॉस दिख रहा है मुझे, निकालना क्या है, कंप्यूटर GTI, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चन लग रहा है। और मिस्टर जे फॉर द असेसमेंट 23-24 इग्नोरिंग द प्रोविजन 105 BAC, तो GTI निकालनी है, TI नहीं निकालनी, डिडक्शन की बात नहीं कर रहा। आपका क्वेश्चन में लिखा है GTI, तो GTI तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। पढ़ लेते जल्दी से, क्या क्या इनकम है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है 4,000 रुपये की, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल है, सॉल्विंग है 30,000 रुपये की। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा, एग्जाम्प्ट इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना, टैक्स तो निकालना ही नहीं, इनकम ही निकालनी है, बट एग्जाम्प्ट लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि इनकम एग्जाम्प्ट है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ग्रॉस 15,000 रुपये, ठीक है जी। ग्रॉस मतलब नेट ऑफ टीडीएस नहीं है, ग्रॉस अमाउंट दे रखा है, अगर ना दिया होता तो आपको टीडीएस ऐड करना पड़ता, ग्रॉस अप करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर इंकरिंग कलेक्शन ऑफ इन कलेक्टिंग द फोर्स डिविडेंड 2500। बच्चों जो डिविडेंड इनकम होती है तो उसमें टैक्स होती है, आपको पता है। इसके अगेंस्ट सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस मिलता है, अगर आपने लोन लेके शेयर खरीदे हुए हैं तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो, वो जो डिविडेंड इनकम है वो इंटरेस्ट जो है वहाँ से सेटअप हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट की भी लिमिट है, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तक ही सेटअप हो सकता है। इस इंटरेस्ट के अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलती, तो जो 2500 रुपये है इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। दिस एक्सपेंस फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड, ये डिसअलाउड है। डिविडेंड ग्रॉस बेस पे टैक्स होगा 15,000 रुपये।
इनकम फ्रॉम साइकिलिंग बिजनेस, पीजीपीपी में इनकम आ रही है 1.5 लाख रुपए की। लॉस फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, बच्चों 35 AD की बात कर रहे हैं। 35 AD में स्पेसिफाइड बिजनेस है, एलिजिबल बिजनेस है वेयर हाउसिंग फॉर फूड ग्रेन, तो उसी का है। तो 35 AD का जो लॉस होता है वो 35 AD के एलिजिबल बिजनेस से ही सेटअप होता है ना, या फिर कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर इन्फिनिट ईयर। तो ये लॉस है 1 लाख का, है ना, बैकेट में लिखना चाहिए। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम पीआर एसोसिएट्स अ फर्म हैविंग 4 इक्वल पार्टनर इन विच ही इज अ पार्टनर। तो ये अपने एक पार्टनरशिप फर्म है, पीआर एसोसिएट्स में पार्टनर है, तो उसमें उसको लॉस आया है। तो ये जो लॉस है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होता है ना। अगर इस फर्म से प्रॉफिट आता है तो शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जाम्प्ट सेक्शन 10। तो जो लॉस होता है उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बट ये लिखना पड़ेगा आपको, नो ट्रीटमेंट। द फॉलोइंग आइटम हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द असेसमेंट या 2021, तो पिछले सालों के लॉस की बात कर रहा है जो हमने इस साल कैरी फॉरवर्ड किए हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। बट हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम तो है नहीं, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी सेटअप हो सकता है ना, ब्रॉट फॉरवर्ड है ना इस चक्कर में। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो पिछले साल का ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स का आपका लॉस आ रहा है, इस साल इनकम भी है कुछ, तो वहां सेटअप हो जाएगी, ठीक है, अभी कर देंगे। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग 10,000, बच्चों ये एरर है, कंसेप्चुअल एरर है। गैम्बलिंग का लॉस कभी अलाउ ही नहीं होता है, डेड लॉस, है ना। अगर आपको इतना भी गैम्बलिंग का लॉस हुआ है तो किसी इनकम में सेट ऑफ नहीं होगा, गैम्बलिंग की खुद की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होगा, और कैश फ्लो का मतलब ही नहीं बनता। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? तो 20-21 का जो कोई लॉस था गैम्बलिंग का, तो वहीं ये लैप्स हो गया था, तो कैश फ्लो का मतलब ही नहीं, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। बट दिस लॉस हैड लैप्ड इन 2021। अनदर डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका, या आपका पीजीपीपी इनकम थी ना, साइकिलिंग की इनकम, हाँ, इनकम ऑफ साइकिलिंग बिजनेस, यहाँ सेट ऑफ कर देंगे। स्पेकुलेशन लॉस, बच्चों स्पेकुलेशन लॉस भी स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेटअप होता है, कोई भी इनकम स्पेकुलेटिव नहीं है आपकी, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बस। और भी कुछ है? मिसेस जे, वाइफ ऑफ मिस्टर जे, गॉट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 फ्रॉम पीआर एसोसिएट्स ड्यूरिंग 2023, शी इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ये पीआर एसोसिएट्स वही है जिसमें मिस्टर जे इज अ पार्टनर, 1/4 पार्टनर है, 25% का, राइट। 4 इक्वल पार्टनर है, तो 25% है, मतलब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन पीआर एसोसिएट्स। और उस कंसर्न से जिसमें इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस इंडिविजुअल की वाइफ को सैलरी मिल रही है एंड शी इज नॉट क्वालिफाइड, तो जो सैलरी मिल रही है ये मिस्टर जे के हाथ में क्लब हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, 1,20,000 रुपए की। चलो कर लेते हैं हम, आपने जीटीए निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। तो सैलरी हेड में इनकम आ गई आपकी 1,20,000, बट 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो 70,000 रुपए की, ठीक है जी। कोई लॉस वॉस सेटअप होगा? देखो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो कोई सैलरी सेटअप हो नहीं सकता, और करंट ईयर का कोई आपका लॉस है ही नहीं। आपका एक ये लॉस है 23,000 रुपये का, शेयर ऑफ लॉस, जो आप इग्नोर करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लैप्स होगा। एक आपका 35 AD का लॉस है, वो 35 AD के बिजनेस से सेटअप होगा, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, और कोई लॉस है ही नहीं, ठीक है जी। हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम नहीं है, बिजनेस की आपकी साइकिलिंग बिजनेस की इनकम है 1.5 लाख रुपए की, पीजीपी पे आ जाए। 1.5 लाख रुपए की आपकी साइकिलिंग बिजनेस की इनकम है, और आपका 15,000 रुपये का अनदर डेप्रिसिएशन का, है ना। तो 1,35,000 रुपये आपका पीजीपीपी हो गया, हाँ 15,000 था ना, ठीक है। और कोई इनकम बची है आपकी? ये जो पीजीपीपी का लॉस है 35 AD का, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। डिविडेंड इनकम आपकी अदर सोर्स की इनकम है, कॉस्ट पर प्रोजेक्ट अदर सोर्स की इनकम है, एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनिंग अदर सोर्स की इनकम है। तो एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनिंग 4,000 की इनकम है, पर इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 37,000 का, राइट। तो ये सेटअप कर देते हैं हम। अदर सोर्स में रे सोर्सेज की इनकम 40,000 माइनस 37,000, 3,000 की ये इनकम आ गई आपकी। और लॉस पर पता कि 30,000 की इनकम है, क्या जो लॉस क्या ब्रॉड फॉरवर्ड है गैमलिंग का वो सेटअप कर दूं? नहीं नहीं सर, ये जो गैमलिंग का लॉस है वो तो हमें बेवकूफ़ बनाने का किया हुआ है, बट हम तो डेढ़ शाने हैं, हम सब समझते हैं। 30,000 रुपये गैमलिंग इनकम आ गई आपकी, और लास्टली आपकी इनकम आ गई, ये गैमलिंग नहीं है सॉरी, एक क्रॉसवर्ड पजल है, उसी तरीके की इनकम है, नेचर सेम है।
और लास्टली आपकी इनकम है एक और डिविडेंड की 15,000 रुपये की, बट 2500 का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको बिकॉज वो खर्चा अलाउ नहीं होता। कितने की है? 25,000 की ना? हाँ, 15,000 की। तो आपकी GTI कितनी हो? अगर सोच की इनकम हो गई 30, 45, 48,000 की, और आपकी GTI हो गई 48, 70,000 प्लस 1,35,000 प्लस 48,000, 2,53,000, 2,53,000 का आपका GTI आ गया। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट मैं बताऊंगा कि कितने लॉस कैसे अफोर्ड हुए। आप भी अपने एग्जाम में जरूर लिख के आओगे। ये इनकम इनकम ये इनकम है, ये इनकम है, इसका नोट आएगा आपका कि एग्जाम्प्ट है। ये इनकम कर लिया, इसका नोट आएगा आपका कि खर्चा नहीं मिलेगा। ये हमने देख लिया। 3580 का 1,00,000 रुपये का लॉस होगा जो कैरी फॉरवर्ड करवाओगे आप फॉर इन्फिनाइट ईयर्स। शेयर ऑफ लॉस एग्जाम्प्ट है, इस पर नोट देना पड़ेगा आपको। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का 1,00,000 का, ये आगे जाएगा। ये 8 साल तक मिलता, भी 8 साल तो हुए नहीं है। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज आपने एब्जॉर्ब कर लिया, ये खत्म हो गया। गैपलिंग हो ही नहीं सकता था, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत हुआ था, कैरी फॉरवर्ड तो हो गई नहीं। अनदर डेप्रिसिएशन आपने यूज़ कर लिया और खत्म हो गया। स्पेकुलेशन लॉस 20,000 का, ये भी आगे जाएगा। तो ये लॉसेज आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। और आपका नोट्स आएंगे फॉर सेइंग दैट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 25,000 एग्जाम्प्ट। सेकेंडली, expense of 2,500 for collection of dividend is not allowable and therefore dead loss. Thirdly, share of loss from partnership firm is not allowed, 23,000 is dead loss. That is, ठीक है जी। तो कितनी GTI है? 2,53,000 का देख लें। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है 3B, हाँ सर्दी वाला है ना। 3C हमने देख लिया, हाँ 4A 2,53,000 GTI, ठीक है जी। और 3 लॉस पे फॉरवर्ड किए हैं, 1,00,000, 1,00,000 और 20,000। 4B क्या निकालना है? कंप्यूटर डिडक्शन सेक्शन 80G अलाउबल टू हिम फॉर असेसमेंट 2024। चलो जी, बड़ा सिंपल था, 80G की डिडक्शन मांग रहा है। मिस्टर सूरज एन इंडियन सिटीजन गिव्स द फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो एक प्रोफेशन से इनकम है 1,70,000 रुपये की, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 70,000 रुपये की। लॉटरी से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आपको याद है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप है 1971 प्लान फॉर स्पाउस, तो इस पर 80C मिलेगा आपको। चेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड है, चेक डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग है, चेक डोनेशन टू अप्रूव पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। सब चेक से है, कैश से नहीं है, तो ये तो सॉल्व हो गया। 80 जब भी मिलता है जब कैश से ना हो, है ना। तो बच्चों आपको याद है 80G में 4 कैटेगरीज होती हैं, ABCD। चाहे ABCD कह लो, चाहे 1 2 3 4 कह लो। तो ABCD, ए में 100% डिडक्शन मिलती है, बी में 50, सी में भी 100 और डी में 50। ए में कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। 50 में भी, बी में भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। सी और डी में क्वालिफाइंग लिमिट है, और ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? इन दोनों को जो डोनेशन दे रहे हो, एबीसीडी क्या है बच्चों? एबीसीडी में इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हैं जिनका डोनेशन दे सकते हो। इन इंस्टीट्यूट का डोनेशन दोगे तो डिडक्शन मिलेगी। अगर जो ए कैटेगरी में इंस्टीट्यूट के नाम है उनको डोनेशन दोगे अगर आप, तो जितनी डोनेशन दिए 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। जो बी कैटेगरी में इंस्टीट्यूट के नाम है 3-4, उनको डोनेशन दोगे तो अगर 100 रुपये दिया तो 50 रुपये डिडक्शन मिलेगी, 50%, नहीं कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। सी और डी में भी 150% है, बट क्वालिफाइंग लिमिट के साथ। जो लिमिट है ये डोनेशन की लिमिट है कि आप कितनी डोनेशन दे सकते हो। मैं इससे ऊपर डोनेशन दोगे, जो लिमिट से ऊपर की अमाउंट आएगा वो हम इग्नोर कर देंगे, उसका मानेंगे नहीं डोनेशन दी है। और एक एग्रीगेट लिमिट है, तो क्या क्वालिफाइंग लिमिट है? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI क्या होता है? GTI माइनस जो कैपिटल गेन की इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, माइनस डिडक्शन अंडर अदर सेक्शन।
तो आपकी जीटीआई कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, 1170 प्लस 70 12,40,000 रुपए की है ना। बट इसमें से इस अमाउंट से डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो सिर्फ इससे डिडक्शन मिलेगी 11,70,000 में से, माइनस डिडक्शन अंडर अदर सेक्शन 86 डिडक्शन लेस कर दो, तो एडजस्टेड जीटीआई कितनी बच गई 11 लाख रुपए की। तो आप सी और डी कैटेगरी में मिला के डोनेशन कितनी दे सकते थे 1,10,000। अगर 1,10,000 से ऊपर दोगे सी और डी कैटेगरी में मिला के, तो जो एक्सेस है उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब इसमें 3 डोनेशन दिए जो एटीजी के लिए है। नेशनल डिफेंस फंड ये ए कैटेगरी का है बच्चों, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग ये सी कैटेगरी का है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डी कैटेगरी का है। तो जो ए कैटेगरी डोनेशन दी है 60,000 रुपए की, इसके पूरे अमाउंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 100% मिलता है। बी में दी नहीं, सी और डी में मिला के आपने डोनेशन दी है सॉरी 1,55,000 रुपए की, बट मैक्सिमम कितनी अलाउड है 1,10,000। तो 1,10,000 से ऊपर जितनी भी दी है 45,000 रुपए की, वो मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं मानूंगा सी और डी में मिला के आपने कितनी दी है 1,10,000 रुपए की। अभी 1,10,000 रुपए जो है मुझे सी और डी में बांटना पड़ेगा कि सी में कितनी डी में कितनी। क्यों? क्योंकि जितनी सी में होगी उसका 100% डिडक्शन अलाउड है, जितनी डी में होगी 50% है। तो बेनिफिशियल है कि मैक्सिमम मैं सी में एलोकेट करूं। सी में कितनी 35, तो मैं मानू 1,10 में से 35 तो आपने सी में दे दी, तो 35 भी 100% मिल जाएगी आपको। और जो बच गया, अब 1,10 में से 35 सी में दे दिया तो कितना बच गया 75,000 रुपए। तो ये मानूंगा डी के लिए आपने 75,000 दी है, 1,20 नहीं। और इसकी डिडक्शन कितनी मिलेगी 50% इंटू 50%, 33,500। टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी टीजी में 33,500 प्लस 35,000 प्लस 60,000। समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 1,32,500, 1,32,500। देख लें कोई जल्दी से। परफेक्ट, 1,32,500। चलो बच्चों लास्ट पार्ट 4C, इसमें इंटरनल चॉइस भी आती है 4 मार्क्स की। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ टीसीएस फॉर ओवरसीज रेमिटेंस बाय ऑथराइज्ड डीलर, ऑल्सो एन्यूमरेट द रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एंड द अमाउंट ऑन विच नो टैक्स इज टू बी कलेक्टेड। बस सिंपल सा है बच्चों, ये 206C1G क्लॉज ए पूछ रहे हैं कि अगर आप पैसा बाहर भेजते हो, ओवरसीज रेमिटेंस करते हो, तो उस पर टीसीएस के प्रोविजन। तो कोई बंदा अगर इंडिया के बाहर पैसा भेजता है अंडर द LRS, LRS क्या होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ RBI। तो अगर आप LRS के थ्रू इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो, तो जिसके थ्रू भेज रहे हो ऑथराइज डीलर मतलब बैंक, जो ऑथराइज डीलर जो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा कितने परसेंट पे 5% पे, बट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है, और 7 लाख के ऊपर भी भेजोगे, मान लो आपने 10 लाख भेजा, तो भी 3 लाख पे ही 5% का टीसीएस कलेक्ट करेगा बैंक आपसे, अगर आप पैसा भेज रहे हो अंडर द LRS। और तो और अगर आप जो पैसा भेज रहे हो इट इज फ्रॉम द एजुकेशन लोन टेकन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो जो टीसीएस का रेट है वो 5% के बदले में 0.5% हो जाता है। ये वो बात 7 लाख लिमिट तो हमेशा ही रहेगी। अगर एजुकेशन लोन से ही पैसा भेज रहे हो बाहर, तो भी 7 लाख तक नो टीसीएस, 7 लाख के ऊपर ही 0.5% का टीसीएस जमा होगा। ठीक है ना जी? तो ये सिंपल सिंपल सा पॉइंट आपको लिखने थे। क्या पूछ रहे हैं? एनुमरेट रेट ऑफ टैक्स क्या है 5% और 0.5% केस में जो भी मैं समझाया, एंड अमाउंट ऑन विच नो टैक्स टू बी कलेक्टेड वो है 7 लाख। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 7 लाख के ऊपर भी अगर अमाउंट रेमिट हो रहा है तो उसके एक्सेस अमाउंट पे ही टीसीएस कलेक्ट होगा। लास्टली चॉइस का क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्कीम TRP एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो बच्चों स्कीम है, इतनी पॉपुलर नहीं है TRP स्कीम। इसमें गवर्नमेंट आपको किसी बंदों को अपना इंडिविजुअल्स को लाइसेंस देती है टू एक्ट एज अ TRP, जो हेल्प करते हैं लोगों की रिटर्न फाइल करने में, IT रिटर्न फाइल करने में। उस स्कीम के तहत पूछ रहे हैं कि एलिजिबल पर्सन कौन होता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो TRP से अपनी रिटर्न भरवा सकते हैं। तो TRP स्कीम कहती है अगर आपका ऑडिट होता है 44AB में टैक्स ऑडिट, या आप NRO, तो आप TRP का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो एलिजिबल पर्सन मीन्स इंडिविजुअल HUF अदर देन दिस टू। ठीक है जी? कंपनी नहीं भरवा सकती, इंडिविजुअल HUF इनसे रिटर्न भरवा सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन TRP, कौन बंदा TRP बन सकता है? तो TRP बनने के लिए या तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, इंडियन यूनिवर्सिटी की, या फिर आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए CA CS या ICWA के। तो फाइनल नहीं, इंटरमीडिएट।
अगर फाइनल सीए बन गए तो आप टीआरपी नहीं बन सकते। तो या तो बैचलर डिग्री हो आपके पास ग्रेजुएशन की, या फिर आप इंटरमीडिएट पास हो सी एस ICWA के, तो आप टीआरपी के एलिजिबल क्वालिफाइड हो। पर्सन नॉट एंटाइटल, कौन नहीं बन सकता? एक तो सीए में बताया, सीए नहीं बन सकते, लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर नहीं बन सकते, या जिस एसएससी का रिटर्न फाइल कर रहे हो अगर आप उसके एम्प्लॉय हो तो आप टीआरपी नहीं हो सकते, आप मतलब अपने एम्प्लॉयर की डिटेल से रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, इनकम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या फिर आप जिसकी इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका अकाउंट है, आप जिस बैंक में एम्प्लॉय हो उसमें करंट अकाउंट, तो अगर बैंक के एम्प्लॉय हो तो उस बैंक में जिसके भी करंट अकाउंट है आप उनकी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते टीआर। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया हमने। ये थ्योरी मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली क्या है, आपका 95% का मार्क्स एप्लीकेशन बेस्ड होता है और 5% का पेपर जो है वो नॉलेज बेस्ड होता है, मतलब थ्योरी। तो ये 4 मार्क्स का जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमेशा वो नॉलेज बेस्ड होता है, तो डायरेक्ट थ्योरी, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता। अब आपने देखा होगा पेपर काफ़ी सिंपल आया था। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 तो निहायत ही सिंपल था, उसमें कोई भी इफ एंड बट्स नहीं थे, बड़ा ही अपना वनीला ट्रांजेक्शन थी, बड़े आसानी से हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 2A में एक छोटा सा पॉइंट था एडवांस का, इसमें ये एक्रू तो होगा बट टैक्सेबल नहीं होगा, क्वेश्चन में एक्रू पूछा है ना। बी पार्ट बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला था, रिजर्व भी नहीं करता। सी पार्ट में हो सकता है बच्चों ने इस पॉइंट पे कि जो 4 करोड़ की टर्नओवर चैरिटी पर्पज के लिए ये सही से ट्रीट ना किया हो, तो कुछ नहीं था, बाकी से बहुत सिंपल था। थर्ड पार्ट में ये असेसमेंट ये से थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है कि परचेज कर रहा है तो कब टैक्स होगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो सेक्शन 3 साल बाद कहता है, तो इसलिए 3 साल बाद ही टैक्स होगा। इस सैलरी का पार्ट में एवरेज सैलरी पे थोड़ी सी बात है, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी पे जो हमने डिस्कस किया, एवरेज साइड डिफरेंट हो जाएगी दोनों केस में। ये बहुत सिंपल है, सेटअप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल आया था, ATG और ये, तो जो 3-4 पॉइंट को छोड़ दो तो पेपर निहायत ही सिंपल आया था। और इन 3-4 पॉइंट में ही बच्चों हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अगर बाई चांस ये गलत भी है तो आधा या 1 मार्क कटेगा, पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, और कुछ भी इसमें से समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हो, मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई एम टोटली अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।